सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड प्रॉफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएम लखनऊ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सिमिलर लुकिंग रिएक्शंस जितने हैं जो कि एक टाइप के रिएक्शन दिखते हैं, एक्चुअली इनके रिएजेंट या फिर इनके प्रोडक्ट या फिर इनके रिएजेंट, ठीक है, रिएक्टेंट, ठीक है, ये लोग क्या है कि मतलब एक ही जैसे दिखते हैं, मतलब बहुत हल्का फुल्का बहुत माइनर डिफरेंस होता है, या फिर जो एक टाइप के रिएक्शन होते हैं जिनको समराइज करने की जरूरत होती है, वो ढेर सारे रिएक्शन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये जो मतलब कि बहुत हल्के फुल्के वेरिएशन वाले रिएक्शन है, जिनके कि रिएजेंट में बहुत हल्का फुल्का वेरिएशन होता है या फिर प्रोडक्ट में मतलब वेरिएशन होता है, ये एक मेजर काज है जिससे कि हमारा ढेर सारा क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, तो सिली मिस्टेक के जो मतलब कि सिली मिस्टेक का जो मेन प्रॉब्लम है, ठीक है, जो सिली मिस्टेक का मेन प्रॉब्लम है उस पर हम लोग काम करेंगे चैप्टर वाइज। तो मतलब कि हम नहीं कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग मतलब कि हेडिंग वाइज कर रहे हैं कि एक टॉपिक उठाया वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जैसे कि आप हाइड्रोलिसिस वाली वीडियो जो देखोगे, जो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट में वीडियो डाली है अभी, तो उसमें क्या है कि उसमें मैंने हाइड्रोलिसिस जहाँ जहाँ आपके दिए हुए हैं सब बता दिए हैं। ठीक है, चाहे वो एल्डिहाइड में स्टेफेंस रिएक्शन में दिया हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड में दिया हो, चाहे हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन का हाइड्रोलिसिस दिया हो, तो चीज़ों को एक जगह कलेक्ट करके चीज़ों को एक तरीके से मतलब एक तरीके की चीज़ को एक बार में समझना, ये मतलब कि आपको एक तरीके से आसान कर देता है चीज़ों को। और ख़ास तौर से यहाँ पे जो मैं सिमिलर लुकिंग रिएक्शंस ले रहा हूँ, इसमें क्या है कि आपको आगे देखना, मतलब कुछ रिएक्शंस आप देख के देखो, शुरू से शुरू कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ मुझे लगा है कि यदि यहाँ पे इस टाइप के रिएक्शन को एक जगह करने की ज़रूरत है तो उसको मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले रिएक्शन आपको एक पेज पे, जैसे कि एक रिएक्टेंट के साथ 3 रिएजेंट, 4 रिएजेंट या फिर एक ही रिएजेंट के साथ कुछ लोग होंगे, तो उसको आप पहले ट्राई करोगे। ठीक है, आप देखोगे आपको याद है कि नहीं, आप उसको लिखने की कोशिश करोगे, फिर उसके बाद देखोगे कि उसका क्या प्रोडक्ट है। ठीक है, आपने इसको इस तरीके से सोचा, इसमें ये तो नहीं सोच लिया, ये चीज़ आप रेक्टिफाई करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिमिलर लुकिंग रिएक्शंस। अब यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन यदि हम शुरू करें तो सबसे पहले मैंने लिया है एल्काइल हैलाइड और हाइड्रोकार्बन से कलेक्टिवली रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर सबसे पहला रिएजेंट है मेरा क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। दूसरा है क्लोरीन एक्सेस होगा एनहाइड्रस AlCl3 में के साथ। तीसरा है क्लोरीन को आप लोगे यूवी लाइट के प्रेजेंस में। ठीक, ये तीनों रिएक्शन है। तो आप यहाँ पे देखो, तो जब अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करें कि यहाँ पे अब इसका प्रोडक्ट लिखे, तो बेंजीन पे जब आप एनहाइड्रस AlCl3 के साथ क्लोरीन लेते हो तो बेंजीन के ऊपर एक सेकेंड, तो बेंजीन के ऊपर एक क्लोरीन लग जाता है। ठीक, लेकिन यदि क्लोरीन एक्सेस में ले लेते हो तो बेंजीन के ऊपर आपको ढेर सारे क्लोरीन लग जाते हैं। ठीक है, बेंजीन के ऊपर आपको ढेर सारे क्लोरीन लग जाते हैं, सारे मतलब कि जितने भी हाइड्रोजन है इस पे सारे सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। एक्चुअली ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा और यहाँ पे सारे के सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। ठीक है, क्लोरीन को आप यदि यूवी लाइट के प्रेजेंस में लेते हो तो ये एडिशन रिएक्शन होगा। ये क्या होगा, ये एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक, एडिशन रिएक्शन किसमें किसमें होता है, लाइट के प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में, ठीक है, इन लोगों के प्रेजेंस में, या फिर फ्री रेडिकल के भी प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका बेंजीन जो है, बेंजीन की जो डबल बॉन्ड है उस पे एडिशन रिएक्शन कहाँ होगा, एडिशन रिएक्शन होने के लिए आपको डबल बॉन्ड चाहिए। ठीक है, तो बेंजीन के डबल बॉन्ड्स पे एडिशन रिएक्शन होगा और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ना होकर एडिशन रिएक्शन होगा और सारे पोजीशन पे क्लोरीन लग जाएंगे। ठीक है, सारे पोजीशन पे क्लोरीन लग जाएंगे और इसी को आप गैमेक्सीन बोलते हो या बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बोलते हो, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड BHC। ठीक है, आप इसको हेक्सा क्लोरोबेंजीन बोलते हो। ठीक है, आप इसको हेक्सा क्लोरोबेंजीन बोलते हो और इसको बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बोलते हो। ठीक है, इसके बाद दूसरा रिएक्शन मैंने जो लिया है वो आपका है एल्कीन पे, वो आपका एल्कीन पे है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, या फिर ब्रोमीन यदि HBr के साथ रिएक्ट करे तब कैसे रिएक्ट करेगा डिफरेंटली। ठीक है, तो आप इसको एक बार ट्राई करो, फिर उसके बाद देखो क्या होता है। ठीक है, तो यदि आप एल्कीन में मतलब कि इथीन है आपका बेसिकली, इथीन में यदि आप ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते हो CCl4, तो इसमें क्या होगा कि कार्बन कार्बन ब्रोमीन ब्रोमीन। ठीक है, इसमें आपका विशनल डाइहैलाइड मिल जाएगा, विशनल डाइब्रोमाइड कह लो ना, विशनल डाइहैलाइड। ठीक है, और यदि इस पे आप यदि एल्कीन पे HBr यूज करते हो, इसमें जैसे कि मैंने आपको हाइड्रोलिसिस वाले वीडियो में इसका मैकेनिज्म बताया था कि ये जो C डबल बॉन्ड C है, तो HBr प्रोटॉन रहेगा और Br माइनस रहेगा, ब्रोमीन माइनस। तो ये पहले प्रोटॉन के पास जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा और ब्रोमीन एक्ट कर देगा। ठीक है, यदि
अब इससे बड़ी चेन होगी तो वहाँ पे मार्कऑफ रूल लगेगा, ठीक है, और उस हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाओगे, उस वाले कार्बन पे आप ब्रोमीन का एडिशन कराओगे जहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पिछली वीडियोस 3 वीडियो है उसको देखिए अभी, ठीक है। तो आप HBr से इसका रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बनेगा, C और यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन के थ्रू प्रोसीड होगा और ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी। तो आप अब बताओ कि इसमें आपको एक ही टाइप की चीज़ें या फिर ढेर सारे रिएक्शन को एक ही पेज पे कंडेंस किया गया या नहीं, ठीक है। तो ऐसे ढेर सारे रिएक्शन को कलेक्ट करने के लिए मैंने ढेर सारे रिएक्शन यहाँ पे लिए हुए हैं, ठीक है, जो रिएक्शन मैंने खुद से बनाया है, ठीक है। आज तक कभी मतलब मेरे को कोई पढ़ाया नहीं था ये, ठीक है, किसी टीचर के नोट से नहीं है, ठीक है, मैंने खुद कलेक्ट किए थे सारे रिएक्शन। हो सकता है अब इसके बाद इस वाले आइडिया से कोई बताया आपको, लेकिन ये आइडिया मेरा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही टाइप के रिएक्शन को कवर कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे फिर देखें कि जैसे कि मान लो आपका, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या देखो, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 Br2 CCl4 और HBr का एडिशन बताया, ठीक है। अब देखो, अब मान लो यदि आपका एल्कीन है, ये आपका एल्कीन है और एल्काइन है, एल्कीन है और एल्काइन है। एल्कीन पे यदि ब्रोमीन Br2 CCl4 से करें और तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे तो विशनल डाइहैलाइड ही बन जाएगा, ठीक है, ब्रोमीन ब्रोमीन विशनल। लेकिन एल्काइन के केस में क्या है कि आप इसमें CCl4 नहीं लेते हो, सिर्फ ब्रोमीन भी लेते हो, तो आपका वैसे ही एडिशन होगा। पहले यहाँ से एक बॉन्ड हटेगा और इन दोनों पोजीशन पे ब्रोमीन लगेगा, ठीक है, फिर एक बॉन्ड और हटेगा, फिर एक बॉन्ड और हटेगा और यहाँ पे एक कार्बन पे 2 ब्रोमीन लग जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये प्रोडक्ट होगा फाइनली एल्काइन के साथ, ठीक है। तो ये हो गया एल्कीन और एल्काइन में ब्रोमीन का एडिशन, ठीक है। एल्कीन में आप कार्बन मतलब सॉल्वेंट में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 ले रहे हो और आप एल्काइन में नहीं भी ले रहे हो, तब भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। इसके बाद बात करें ये आपका डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने पूछा है कि यदि आप सैंडमेयर प्रोडक्ट बनाओगे तो आप कौन सा रिएजेंट लोगे, गटरमैन्स प्रोडक्ट बनाओगे तो आप कौन सा रिएजेंट लोगे, ठीक है, और यदि आप बेंजीन पे आयोडीन ऐड करना चाहते हो तो कौन सा रिएजेंट लोगे, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका डाइजोनियम साल्ट है, डाइजोनियम साल्ट, ठीक है, और इस पे आसानी से न्यूक्लियोफाइल ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप एक बार सोच लो, फिर मैं आपको प्रोडक्ट बताता हूँ, मतलब रिएजेंट बताता हूँ। देखो गटर्समैन में आप क्या लेते हो, यदि आपको बेंजीन के ऊपर क्लोरीन ऐड करना है तो आप इसमें क्या लोगे, आप इसमें कॉपर के साथ HCl लोगे, ठीक है। यदि आपको ब्रोमीन ऐड कराना है तो आप इसमें कॉपर के साथ HBr लोगे, ठीक है। और सैंडमेयर में क्या है, आप इसमें कॉपर +1 लेते हो, ठीक है, कॉपर का +1 हैलाइड लेते हो। तो यदि आपको क्लोरीन ऐड कराना है तो आप Cu2Cl2 लोगे, ठीक है। आपको ब्रोमीन ऐड कराना है तो आप Cu2Br2 लोगे, ठीक है। आप इसमें देखना कॉपर +1 में है, ठीक। तो इसमें देखो होता क्या है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे एक अच्छा सा और क्वेश्चन बनता है। देखो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे कि बेटर यील्ड आपको इसमें से कौन दे देगा, ठीक है, अच्छा यील्ड कौन दे देगा। तो देखो भैया, आपको अच्छा यील्ड सैंडमेयर प्रोडक्ट में मिलता है, ठीक है, सैंडमेयर प्रोडक्ट में आपको अच्छा यील्ड मिलता है। लेकिन ये जो कॉपर +1 के हैलाइड्स हैं ये महंगे आते हैं, ठीक है, ये महंगे आते हैं। तो इसकी वजह से हम इनको यहाँ यूज करके अपना सस्ता वाला रिएजेंट यूज करते हैं केमिस्ट्री लैब में, जो कि कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, कॉपर का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया, HCl डाल दिया, ठीक है, कॉपर का छोटा सा टुकड़ा डाल दिया, HBr डाल दिया, जो कि इजीली अवेलेबल है, ठीक। उसके बाद डाइजोनियम साल्ट पे यदि हमको आयोडीन ऐड करना है तो सिंपली हम इस पे पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे और इस पे आयोडीन ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे चलूँ, जहाँ पे मैंने ये लिया हुआ है कि ये आपका क्या है, बेसिकली साइक्लोहेक्जिन, ठीक है। मैंने यहाँ पे साइक्लोहेक्जिन लिया है और इसमें मैंने तीन तरीके से रिएजेंट यूज किए हैं। पहला, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, ब्रोमीन के साथ हीट कर देंगे, या फिर ब्रोमीन डायरेक्टली ऐड कर देंगे, ठीक है, या फिर डायरेक्टली ब्रोमीन यूज करें तो हमको क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ब्रोमीन के साथ यदि आप लाइट यूज करते हो या फिर ब्रोमीन के साथ आप हीट करते हो, तो अब चूंकि यहाँ पे आपको ये देखो, ये क्या करेगा, ये एलाइलिक हेलोजिनेशन कराएगा, ठीक है, ये एलाइलिक हेलोजिनेशन कराएगा। ये इन दोनों केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो अब देखो ये इसका एलाइल पोजीशन है, तो यहाँ पे ये ब्रोमीन ऐड कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं यहीं पे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इस वाले कार्बन पे यदि लगा है तो ये एलाइल है, ठीक है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इसी पे डायरेक्ट यदि कोई हेलोजन लगा है, या फिर यहाँ पे ये जो पोजीशन है ये विनाइल पोजीशन है, ठीक है। तो विनाइल और एलाइल पोजीशन ये होते हैं। तो अब देखो C डबल बॉन्ड C यहाँ पे दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड C यहाँ पे दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड C, तो एक कार्बन आगे ये जो पोजीशन है ये आपका एलाइल पोजीशन है, ठीक है। तो ये ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट क्या कराता है, एलाइलिक हेलोजिनेशन कराता है, एडिशन रिएक्शन नहीं कराता है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा और इसमें आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। सिर्फ हम डायरेक्टली यदि ब्रोमीन यूज कर लें तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपका,
यहाँ से डबल बॉन्ड पे ये एडिशन करा देगा, आपको विशनल डाइब्रोमाइड मिल जाएगा। ठीक है, विशनल डाइब्रोमाइड मिल जाएगा। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा एल्कीन में, जैसा कि आपने यहाँ पे एल्कीन में देखा कि आप ब्रोमीन यूज करते हो तो आपको विशनल डाइब्रोमाइड मिल जाता था। ठीक है, वही सेम सेम। इसके बाद हम चले अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो देखो यहाँ पे मैंने लिया है सबसे पहले, ठीक है, ये आपका एल्काइल हैलाइड है, ये आपका एराइल और एल्काइल है, और यहाँ पे सिर्फ एराइल हैलाइड है। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ सोडियम यूज कर रहे हैं, तो अपने को कौन कौन से रिएक्शन मिलेंगे, तो आप लोग इसको पढ़े होंगे, याद भी आ रहा होगा कि यहाँ पे ये जो है ये ऊर्ज रिएक्शन है। ठीक है, यदि सिर्फ एल्काइल है, सिर्फ एल्काइल हैलाइड है तो ऊर्ज रिएक्शन, एल्काइल है, ठीक है, इसके बाद ये जो है आपका सिर्फ एराइल है तो ये फिटिक रिएक्शन। ठीक है, ये है तो ऊर्ज रिएक्शन, ये है तो फिटिक रिएक्शन, और यदि एल्काइल और एराइल दोनों है तो ये हो जाएगा आपका ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। तो इसको इजीली आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप 11th में सबसे पहले ये वाला रिएक्शन पढ़ते हो, वुड्ज रिएक्शन। ठीक है, बाद में यदि, ठीक है, वुड्ज रिएक्शन जिसमें कि सिर्फ एल्काइल है, ठीक है, एल्काइल हैलाइड है, और यदि सिर्फ एराइल है तो ये कौन सा होगा, फिटिक रिएक्शन, और दोनों है तो वुड्ज फिटिक रिएक्शन। ठीक है, अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यदि आप सोडियम यूज किए हो, अच्छा ये सारी रिएक्शन जो है, ये सारी रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगी। ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगी। क्यों? क्योंकि सोडियम है, सोडियम एक्टिव मेटल है। ठीक है, काफी रिएक्टिव मेटल है। यदि ड्राई ईथर आप सॉल्वेंट नहीं यूज करोगे, यदि थोड़ा भी पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर आप यदि यूज कर लेते हो तो रिएक्शन वायलेंट हो जाएगी। ठीक है, सोडियम उसमें बर्न करने लगेगा, रिएक्शन वायलेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे यदि देखा जाए कि आपका वुड्स रिएक्शन है, तो यहाँ पे दो एल्काइल हैलाइड कपल कर जाएंगे और ये आपका बन जाएगा CH3 क्या बन जाएगा, ये आप एल्केन के प्रिपरेशन में पढ़ते हो, या आप कहाँ पढ़ते हो, एल्केन के प्रिपरेशन में। ठीक है, रिएक्शन से एसोसिएटेड जितनी भी चीजें मतलब कि हो सकेंगी वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, साथ ही साथ एलाइल और विनाइल का कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे बेटर इल्ड वाला जो बार एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि इन दोनों में से बेटर इल्ड कौन देगा, वो चीज मैंने क्लियर कर दी। ठीक है, और इनका नाम हेक्साक्लोरोबेंजीन और बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसमें क्या अंतर है, कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसको विशनल हैलाइड डाई हैलाइड बोलते हैं। यहीं पे साथ साथ यदि मैं बताऊं तो जेमिनल किसको बोलते हैं, एक ही कार्बन के ऊपर, मतलब कि एक ही कार्बन के ऊपर मान लो 2 क्लोरीन लग गया। ठीक है, तो इसको जेमिनल बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं जेमिनल, और यदि एडजेसेंट कार्बन पे लग गया तो उसको बोलते हैं विशनल। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी चीजें यहाँ पे रिएक्शन में साथ साथ में क्लियर करते रहो, ढेर सारी रिएक्शन आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। वुड्स फिटिंग की बात करें तो एक एराइल है, एक एल्काइल है, तो इन दोनों के बीच में कपलिंग होगा, और बेंजीन के ऊपर आपका यहाँ से क्लोरीन हटाओ, यहाँ से X हटाओ और CH3 लगा दो। ठीक है, ऊपर वाले में आप क्या किए हो, क्लोरीन हटाए हो और 2 CH3 को कपल कर दिए हो। रिएक्शन मिक्सचर में ढेर सारे CH3Cl होंगे। वैसे ही रिएक्शन मिक्सचर में ढेर सारे बेंजाइल हैलाइड होंगे, मतलब इसको क्या बोलोगे, बेंजाइल नहीं बोलोगे, एराइल हैलाइड होंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि X हटाओ और 2 बेंजीन को ही कपल कर दो सीधे सीधे। ठीक है, 2 बेंजीन को ही आप कपल कर दो सीधे सीधे, ये हो गया आपका फिटिक रिएक्शन, है ना। ये दोनों 12th में दिया हुआ है, ये वाला 11th में आप पढ़े थे। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे चलें, तो जो मैंने यहाँ पे पेज लिया हुआ है कि अच्छा यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने सिमिलर मतलब एक जैसे दिखने वाले रिएजेंट लिए हैं। कौन कौन से, एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो जब भी आपको एक्वस KOH दिखे, एक्वस KOH, ठीक है, मतलब KOH किसमें है, पानी में, एक्वस मतलब पानी, अल्कोहलिक KOH मतलब कि अल्कोहल में आप KOH लिए हो। ठीक है, तो जब आपको पानी दिख जाए, अब पानी है, ढेर सारे पानी में आप थोड़ा सा KOH लिए हो, वो हो गया आपका एक्वस KOH। अब पानी है आपका, तो वो क्या होगा, ढेर सारा आपका एक तरीके से आप KOH क्या है, वो बेस है। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली मैं समझाऊं, मेरे को जहां तक लग रहा है, अभी मैं सोच पा रहा हूं कि KOH क्या है, बेस है। बेस आप यदि पानी में थोड़ा सा डाल दोगे तो क्या होगा, वो ढेर सारे वाटर आयन को डिसोसिएट कर देगा H+ और OH- में। वैसे तो नॉर्मली 10⁻⁷ H+, 10⁻⁷ OH- अवेलेबल है। ठीक है, न्यूट्रल वाटर में आप थोड़ा सा उसमें एसिड या बेस डाल दोगे तो ढेर सारे डिसोसिएशन हो जाएगा, तो आपके पास ढेर सारे OH- हो गए। ठीक है, तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल के तौर पे यहाँ पे क्या हो गया, OH-। तो जब एक्वस KOH आपको दिखे तो आप ये हैलाइड को सब्स्टिट्यूट कर दो इससे, CH3 CH2OH से। ये आपको क्या प्रोडक्ट मिल गया भाई, ये आपको मिल गया अल्कोहल। ये जो मैंने अभी आपको चीज बताई एक्वस KOH वाली, ये मैंने अभी सोच पा रहा हूँ, मैं जब पढ़ता था उसमें तो ये चीज नहीं सोच पाया था। ठीक है, अल्कोहलिक KOH में क्या होगा, अल्कोहलिक KOH क्या कराता है, ये हमेशा आपका बीटा एलिमिनेशन कराता है। बीटा एलिमिनेशन, ये बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कराएगा। कैसे कराएगा, थोड़ा सा मैं इसको अलग करके ही लिख दूं, तो यहाँ पे लिखूं CH3 CH2X। ठीक है, CH3CH2X। अब ये देखो, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। ठीक है, तो बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को एलिमिनेट कराएगा। अब मैं यहाँ से यदि ये CH3 को, ये जो CH3 है, इसको मैं CH2 लिखूं और एक हाइड्रोजन यहाँ से अलग लिख लूं। ठीक है, तो ये क्या कराएगा,
अल्कोहलिक केवेज क्या कराएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से उड़ा ले जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जैसे ये बॉन्ड इधर आएगा, इधर से ये हैलाइड वाली बॉन्ड टूट जाएगी। ये मैंने आपको बताया है शायद रिडक्शन वाले लेक्चर में, नहीं हाइड्रोलिसिस वाले ही रिएक्शन में या फिर रिडक्शन वाले में, कहीं तो ये अच्छे से डिस्कस किया हूँ। ठीक है, ऑर्गेनिक में आप इन चीज़ों को अच्छे से देखो यार। ठीक है, 2-3 वीडियो मैंने बनाई है, उसको अच्छे से देखो। ठीक है, उसमें ढेर मतलब क्या है ना कि छोटे छोटे वीडियो में बहुत ढेर सारे रिएक्शन कवर हो जाएंगे, तो अच्छे से देखो, नोट्स बना लो। ये नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, एक्सेस कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, और कई बार मैं नोट्स मतलब वहाँ पे टेलीग्राम पे अपलोड करना भूल जाता हूँ, तो याद दिला दिया करो। और अच्छा, अब इसी में एक थोड़ा सा मैं वेरिएशन बताना चाहूँगा कि यदि बीटा हाइड्रोजन ही नहीं होगा, यदि बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो एलिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन नहीं होगा तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि आप देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, और बीटा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये यहाँ पे ये यदि आपको रिएक्टेंट मिलता है तो आप कहोगे कि यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन नहीं होगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाली चीजें थी और यहीं पे कवर हो गई। ठीक, अब मैं आपको ये अच्छा हाँ, ये मैंने जो आपको मैकेनिज्म बताया ये तो सिंपल मैकेनिज्म था। ठीक है, यहीं पे मैं आपको सेडजेफ रूल कवर कर दूं। ठीक है, जेटसेव या सेडजेफ बोलते हैं, जैसे मार्कोनिकॉफ को मार्कॉफ और मार्कोनिकॉफ दोनों बोलते हैं, वैसे ही यदि यहाँ पे कवर कर दूं तो अल्कोहलिक केवेज क्या करेगा कि इसके पास देखो ये अल्फा कार्बन है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। अब इसके पास ऑप्शन है कि ये यहाँ से भी हाइड्रोजन उड़ा सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन उड़ा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और ओपन करके लिखूं तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा CH। ठीक है, और इसका हाइड्रोजन यहाँ लिखूंगा, और यहाँ पे CH3 ना लिख के CH2, और इसका हाइड्रोजन यहाँ लिखूंगा। तो ये भैया दोनों हाइड्रोजन उड़ा सकता है। तो सेडजेफ रूल क्या कहता है कि डबल बॉन्ड वहां पे लगाओ जहां पे वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो। ठीक है, तो डबल बॉन्ड यदि यहाँ लगेगा तो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, तो इसीलिए यहां से ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है डबल बॉन्ड, ये ठीक है, ये टर्मिनल पे नहीं है, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और यही आपका सेडजेफ रूल है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें भी यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लेक्चर का नाम है आपका सिमिलर लुकिंग रिएक्शंस, लेकिन ढेर सारे रिएक्शन में क्या मैकेनिज्म है, क्या उसमें रूल है, और क्या चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, वो सारी चीजें मैं साथ साथ कवर कर दे रहा हूं। तो सबसे पहले हमारे इसमें आज जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वहां पे है कि सारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सारे रिएक्शंस को मैं एक साथ एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये काफी रिएक्टिव होता है। ठीक है, काफी रिएक्टिव है, काफी अनस्टेबल कह लो। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए एक लाइन लिखी हुई है, एक ऐसा लाइन जो एनसीईआरटी में एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में लिखा हुआ है, लेकिन यदि मैं आपको उसको रिएक्शन के फॉर्म में ऐसे पूछूं तो आप इसका प्रोडक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत कम लोगों का उस लाइन पे ध्यान गया होगा। आप एक बार इस क्वेश्चन के प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, कि यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम अमीन डाल दे तो मतलब कि मीथेन, मतलब ये क्या है आपका प्राइमरी अमीन है। ठीक है, यदि हम इसमें मिथेनॉल डाल दे तो, यदि हम इसमें वाटर डाल दे तो, वाटर का तो ज्यादातर लोगों को पता होगा। तो देखो इसमें क्या लिखा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफी रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, यदि उसको कहीं से हल्का सा भी यदि प्रोटॉन का सोर्स मिल जाएगा, H+ का सोर्स मिल जाएगा, तो वो उसको लेकर तुरंत एल्केन में बदल जाएगा। एक लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफी रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है, इसलिए उसको मतलब कि पानी से दूर ही रखते हैं। आप याद करो, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जितने भी रिएक्शन पढ़ोगे ना, उसमें आप देखोगे कि उसको ईथर में मतलब कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ड्राई ईथर में, इन सब जगह पे उसको मतलब रिएक्ट कराते हैं, रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो इसको थोड़ा सा भी यदि पानी मिल गया, प्रोटॉन का सोर्स मिल गया, ये तुरंत एल्केन में बदल जाएगा। ठीक, यदि मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिखूं RCH2, ताकि हमको प्रोडक्ट बनाने में आसानी, RCH2 मतलब R कुछ भी चेन हो गई, तो यहाँ से इसको हल्का सा भी प्रोटॉन का सोर्स मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये एल्केन बन जाएगा, RCH3। ठीक, यदि इसको अल्कोहल से प्रोटॉन मिल गया, ये तुरंत RCH3। इसको यदि अमीन से भी प्रोटॉन का सोर्स मिल गया तो ये RCH3। ठीक है, तो ये जो लाइन लिखी हुई है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ वाटर, अल्कोहल, अमीन, ठीक है, दे गिव द प्रोटॉन एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुरंत खत्म हो जाएगा यार, आपका बर्बाद हो जाएगा बना बनाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका दिया हुआ है इसमें
अल्कोहल के प्रिपरेशन में, ठीक है। इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ है आपके अल्कोहल के प्रिपरेशन में। अब जो मैंने ऑक्सीडेशन वाली आपको वीडियो बनाई है, मतलब ऑक्सीडेशन वाली जहाँ पे मैंने सारी वीडियो कवर की है, वहाँ पे मैंने बताया है अच्छे से कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बनाते हैं, ठीक है। अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइज करोगे पीसीसी या CrO3 से तो आपका एल्डिहाइड तक रिएक्शन रुकेगा यदि, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो आपका वो एसिड बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जैसे कि आपके KMnO4 इन द एसिडिक या बेसिक मीडिया, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडिया, नाइट्रिक एसिड HNO3 जोन्स रिएजेंट, ठीक है। ये सारे जो रिएजेंट है आपके पास H2CrO3, ठीक है। तो ये सारे जो रिएजेंट है ये अल्कोहल को डायरेक्ट एसिड तक लेके जाएंगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको अल्कोहल को एल्डिहाइड तक लेके जाएंगे, प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन तक। टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता है जबकि उसका प्रोडक्ट एसिड होता है, ये मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, इस पर आप ध्यान देना, वो वाली वीडियो देखो। रिडक्शन में मैंने बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करोगे तो एल्डिहाइड या कीटोन देगा, उसको रिड्यूस करोगे तो वो अल्कोहल देगा, ठीक है। उसके बाद मैंने सारे रिड्यूसिंग एजेंट, सारे नेम्ड रिएक्शन जितने रिडक्शन के हैं, ज़्यादातर नेम्ड रिएक्शन है वो सारे वहाँ पे कवर किए हैं, तो उसको आप एक बार से जरूर चेकआउट करो, ठीक। तो यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो अल्कोहल्स के प्रिपरेशन में वैसे तो रिडक्शन करके भी आप बना सकते हो। रिडक्शन में आप NaBH4 या LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दोनों यूज कर सकते हो। NaBH4 कम ही लोग को रिड्यूस करता है, 3 लोग को एल्डिहाइड, कीटोन और एसाइल हैलाइड को रिड्यूस करता है, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस करता है। और आप एक क्वेश्चन यहाँ से लेके जाओ, यदि रिडक्शन वाली वीडियो नहीं देखो तो क्या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होने के बावजूद भी रिड्यूस कर पाएगा, ठीक है, उसको हाइड्रोजनेट कर पाएगा एल्केन में या नहीं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मैंने समझाई हुई हैं। तो ये जो RMGX है, इससे मतलब इसको यदि आप एल्डिहाइड में या कीटोन में यूज करते हो तो उससे आपको अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक। अब RMGX है, तो RMGX में क्या होगा, अब RMGX में अब यहाँ से मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म भी बताना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि यदि आपको एक बार इसका मैकेनिज्म आ गया, बहुत आसान मैकेनिज्म है, तो आप इससे सारे प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि आपका R यहाँ से मैं बना लूँ, RMGX से मान लूँ, और मान लो आपका यहाँ पे CH3COOH है, CH3COOH, ठीक है। तो देखो ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी खास बात क्या है ना कि ये देता है आपका, ठीक है, R-, ठीक है, कार्बोकेटाइन नहीं कार्बोनाइन देता है एक तरीके से। अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये अपना इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ खींचेगा तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ये जाके यहाँ पे अटैक मार देगा, ठीक है। तो बनेगा क्या, CH3C, ये ऊपर बॉन्ड खुलेगा O-, और आपके यहाँ पे लग जाएगा R, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद ये क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है और ये OH बन जाता है, ठीक है, ये रिड्यूस होके कीटो ग्रुप अल्कोहल में बदल जाता है। तो आपका बन क्या जाता है, CH3RCOH, एक तरीके से सेकेंडरी अल्कोहल। तो मैकेनिज्म मेरे को क्या समझानी थी यार, मैकेनिज्म ये समझानी थी कि RMGX जो है R- देता है, ये आपसे असर्शन रीजन में पूछ सकता है, और ये जहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो हल्का सा भी पॉजिटिव चार्ज दिखेगा उस पर जाके अटैक कर देगा, ठीक। अब आपका मान लो HCHO है, तो इसको मैं ओपन स्ट्रक्चर में यदि लिखूँ HC_OH, क्या है ये, फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ से R- अटैक करेगा इस पर, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगी और ये जाके इस पर अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोजन को तो अंतिम में भर लेंगे हम लोग, यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ OH कर लो और यहाँ से R लगा लो, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, एक तरीके से प्राइमरी अल्कोहल बन गया। इसको थोड़ा सा अरेंज करके ऐसे लिख दो, RCH2OH, ये आपका क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल बन गया, ठीक। इसके बाद यदि, अब इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इरेजर कहाँ गया, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। फिर मैं अब इस पर यदि अटैक कराऊँ, ये RMGX आके यदि इस पर अटैक करे तो क्या बनेगा आपका, CH3COH, और ये R आके यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे S था तो यहाँ पे R आके लग जाएगा। तो आपका बना क्या, इसको थोड़ा सा अरेंज करूँ तो CH, और इसको लाके यहाँ से कर दूँ OH। अब ये आपको सेकेंडरी अल्कोहल दिख रहा है, तो यहाँ से प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ से सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद यदि मैं कीटोन पे अटैक करूँ, इसके बाद यदि मैं R- का अटैक कीटोन पे करूँ तो क्या बन जाएगा, CH3COH, और यहाँ पे आके आपका R लग जाएगा। तो इससे आपका क्या बन जाएगा, टर्सरी अल्कोहल, ठीक। तो ये ना स्टेटमेंट में इसका क्वेश्चन आपको बार बार पूछ लेता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट कराने पे प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किससे रिएक्ट कराएं कि सेकेंडरी अल्कोहल बने। तो भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप फॉर्मल्डिहाइड से कराओगे तो प्राइमरी अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के बाकी और एल्डिहाइड से कराओगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन से कराओगे तो टर्सरी अल्कोहल, ठीक है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा, मतलब कि एक एक्स्ट्रा कार्बन ऐड कर दे रहा है ना उसमें। अब इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के और बातें यदि हम करें तो जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये एसाइल क्या है, ये आपका है, एक सेकेंड, ये है आपका एसाइल क्लोराइड, ठीक है, एसाइल क्लोराइड, ठीक है। एसाइल क्लोराइड से इसका रिएक्शन कराएं तो वही मैकेनिज्म देखो। अब इसके बाद आपको ना प्रोडक्ट क्रेडिट करने में दिक्कत नहीं होगी, प्रोडक्ट
मतलब कि आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी ग्रिगनार्ड रिएजेंट के। एसाइल क्लोराइड से आप रिएक्शन कराओगे, आपको पता है यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा और ये R माइनस आके यहाँ पे अटैक करेगा, थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये आके यहाँ पे अटैक करेगा, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RC, ये बॉन्ड ऊपर यहाँ खुलेगा, ठीक है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, ये बॉन्ड इधर खुलेगा, जब ये आके इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड उधर आके खुलेगा, ठीक है, ये O माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आके R लग जाएगा, और जैसे ही ये वापस से बॉन्ड रीअरेंज होगा तो यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O R, ठीक, इससे आपको क्या मिल गया, कीटोन, इससे आपको क्या मिल गया, कीटोन, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या है पता है, देखो जो भी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं, जो भी समझने वाली चीज़ें हैं, जो भी जितना आपको जानना चाहिए एनसीईआरटी से, वो सारी चीज़ें मैं कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको फाइनली मिल गया क्या, कीटोन। लेकिन इस रिएक्शन में दिक्कत क्या है, इससे हम कीटोन का प्रिपरेशन नहीं करते हैं। हम चाहें तो यहाँ पे कीटोन का प्रिपरेशन कर लें, लेकिन इससे हम कीटोन का प्रिपरेशन नहीं करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अभी तो अपने सॉल्यूशन में ढेर सारे RMGX के पार्टिकल बचे हुए हैं। तो RMGX अभी भी यहाँ पे इसको क्या दिख रहा है भैया, यहाँ पे इसको दिख रहा है डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, ये खुश है, कौन, RMGX, ठीक है, ये खुश है, इसको यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव दिख रहा है। ये अपना R माइनस लेके क्या करेगा, ये अपना R माइनस निकालेगा और इस पे जाके वापस से अटैक कर देगा, ठीक, ढेर सारे हैं अपने पास RMGX। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, RC, ये बॉन्ड इधर खुल जाएगा, वही आपका कीटोन से क्या बन जाएगा, OH, ये यहाँ पे R था, ये यहाँ पे ये वाला आके लग गया, ये वाला, ठीक है। तो इससे आपका टर्सरी अल्कोहल बन गया। तो हमको बनाना था कीटोन, लेकिन हमसे बन क्या गया, अल्कोहल, ठीक है, हमसे बन क्या गया, अल्कोहल। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कीटोन के प्रिपरेशन के लिए, बेसिकली यहाँ पे लिख लो इसको कीटोन के प्रिपरेशन के लिए हमने इसको कैडमियम क्लोराइड से RMGX को पहले रिएक्ट कराया, ठीक है, और यहाँ पे हमने, अब यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो यहाँ पे अटैक करेगा, एक क्लोरीन हटाएगा, फिर अटैक करेगा, फिर एक क्लोरीन हटाएगा, फिर और तो ये बना क्या लेगा, ये बना लेगा R2CD, ठीक है, ये बना लेगा और इधर से MgX को निकाल देगा क्लोरीन के साथ, ठीक, MgX को क्लोरीन के साथ निकाल देगा और अपने CD के साथ लग जाएगा, कैडमियम के साथ, ठीक। अब यहाँ पे हमने जो R2CD बनाया, ये क्या है कि ये सिर्फ मतलब कि एसाइल हैलाइड पे ही अटैक कर पाएगा, कीटोन पे नहीं कर पाता है, इसलिए हम यहाँ पे कीटोन, यहाँ पे रिएक्शन रोक के कीटोन का प्रिपरेशन कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ स्पेस कर लो। तो अब क्या होगा, अब इससे क्या होगा कि जैसे मान लो RCOCl है, अपने पास एसाइल क्लोराइड है RC डबल बॉन्ड OCl, और हम इसको रिएक्शन कराएं किससे, R2CD से, जो अभी हमने प्रिपेयर किया है, ठीक है, जो हमने प्रिपेयर किया है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और इससे हम क्या बना लेंगे, RC डबल बॉन्ड O और Cl हट जाएगा और यहाँ पे ये वाला अपना R लग जाएगा, ठीक है। ये R डैश मैंने कीटोन का लिया है, ठीक है, और ये R जो है मेरा ये कैडमियम, एल्काइल कैडमियम या फिर कैडमियम एल्काइल, क्या बोलेंगे, जो भी बोल लो, उससे आया हुआ है, ठीक है। इसका भी मैकेनिज्म वैसे ही होगा। यदि आप थोड़ा सा जानना चाहो तो ये पहले बॉन्ड इधर खुलेगा, O माइनस बनेगा, फिर जब ये बॉन्ड वापस आएगा तो इधर से क्लोरीन निकल जाएगा, ठीक है। तो वही मैकेनिज्म है जैसे कि ऊपर था। कोई मैकेनिज्म नहीं है यार, कुछ जगह पे मैकेनिज्म के नाम पे बस बहुत हल्का सा है, यदि आप उसको जान जाते हो तो आपसे प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको RMGX का रिएक्शन साइनाइड के साथ दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव इसको दिखेगा, ये R माइनस को लेकर आएगा, तुरंत इस पर अटैक कर देगा, बनेगा क्या, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड N, ठीक है, और यहाँ पे लग जाएगा क्या, R, ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, R, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अभी भी क्या है कि ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पे इसको डेल्टा पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। और ये सॉल्यूशन में ढेर सारे RMGX तो पड़े ही हैं, ये अपना फिर से एक R भेजेगा और इस पे अटैक कर देगा, डेल्टा पॉजिटिव जैसे ही दिखेगा। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, CH3 CH2 C, R यहाँ पे था ही, और ये यहाँ से क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ पे खुलेगा, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पे ये हट जाएगा, मतलब कि ये वाला ग्रुप हट जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O। तो ये आपका इससे क्या होगा, कीटोन बन जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपकी कहाँ पे दी हुई है, कीटोन के प्रिपरेशन में दी हुई है, ठीक है। ये रिएक्शन भी आपको कीटोन की प्रिपरेशन में दी हुई है, लेकिन बोला है कि इससे हम कीटोन का प्रिपरेशन नहीं करते हैं। और फिर ये रिएक्शन दी हुई है जिससे हम कीटोन का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ढेर सारे रिएक्शन हम लोगों ने याद कर ली आसानी से, क्योंकि हम लोगों ने मैकेनिज्म समझ लिया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता कैसे है। अब यार यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी इसको यदि प्रोटॉन का सोर्स मिल जाएगा, R माइनस है, उसको जैसे ही प्रोटॉन मिल गया वाटर या अल्कोहल या अमीन से, RCH2X है, RMGX मान लो, ठीक है, चलो यही मान लो, CH3 CH2 MgX। अब ये निकालेगा क्या, ये MgX जैसे ही बाहर निकलेगा ये बनेगा कार्बोनाइन टाइप का बनेगा। जैसे इसको कोई प्रोटॉन का सोर्स मिलेगा भैया, ये तुरंत इस पर अटैक मारेंगे और ये क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। मैकेनिज्म वही है, ठीक है। इसके बाद बात करूँ, ये
कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन दिया है RMGX का। तो इन्होंने इसको कैसे समझाया है कि जैसे मान लो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वही बात है, ऑक्सीजन भी अपना क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, R- आएगा और कार्बन पे अटैक कर देगा डेल्टा पॉजिटिव देख के, और यहाँ से बन क्या जाएगा, यहाँ से बन जाता है आपका एसिड RC+OH। ठीक है, यहाँ से आपका क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये रिएक्शन आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में दिया हुआ है। ठीक है, ये रिएक्शन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में दिया हुआ है। तो आज का ये छोटू सा लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, आप छोटे छोटे करके, मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप ढेर सारे रिएक्शन को कवर कर लोगे ऐसे। और ठीक है, अभी आज वाले वीडियो में हमने देखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, जिससे कि मेरे सारे रिएक्शंस हो गए। ठीक है, कीटोन के प्रिपरेशन साइनाइड से, कीटोन का प्रिपरेशन आपके एसाइल क्लोराइड से, जो कि नहीं करते हैं कीटोन का, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कर सकते हैं RMGX से, फिर उसके बाद RMGX से हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं, RMGX से हम एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कितना मतलब वाइडली यूजफुल, मतलब कि कितना मतलब कि यूजफुल रिएजेंट है अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। तो यहाँ पे हम आज ज़्यादा नहीं कवर करेंगे, मतलब अब इसके बाद ये सारी रिएक्शन भी कवर करनी है, ढेर सारी रिएक्शन है। तो चैनल से कनेक्टेड रहो, देखते रहो, थोड़े थोड़े करके, मतलब थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सारे रिएक्शन, मतलब ढेर सारे रिएक्शन को कवर कर लेंगे, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन को कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी अपनी ऑर्गेनिक की NCERT पढ़ो। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स को नोटिस करो। बाकी मैं जैसे करा रहा हूँ, अब आपको समराइज करने का समय नहीं है, इसलिए आप मुझसे देख लो, पढ़ लो। ठीक है, मैं समराइज करके दे रहा हूँ। ठीक है, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लो, याद कर लो, और लिख के याद कर लेना। और लेक्चर देखो एक बार सोच के, फिर उसको प्रेडिक्ट करो अपने से, फिर उसके बाद मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिया हूँ, आपके पास फेनॉल है। फेनॉल में आप सोडियम मेटल डाल रहे हो या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हो। ठीक है, हल्का हल्का वेरिएशन है, सोडियम मेटल या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आप इसको यदि मैं जैसे पढ़ रहा हूँ, मैं तो आपके सामने साफ साफ पढ़ रहा हूँ, सोडियम मेटल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस है, मेटल है। तो अभी तो आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि हाँ, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट देता है। ठीक है, लेकिन जल्दीबाजी में आप इसमें गलती ना करो, इसीलिए इस रिएक्शन को, इस टाइप के रिएक्शन को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके, फेनॉल क्या है, एसिड है, फेनॉल क्या है, एसिड है। ठीक है, फेनॉल एसिड है, तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट देगा। ठीक है, फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड दे देगा। ठीक है, और यदि आप फेनॉल को, मतलब कि फेनॉल को आप NaOH से रिएक्ट कराते हो, जो कि बेस है, तो यहाँ पे एसिड बेस का रिएक्शन होगा, और आपको यहाँ पे भी एसिड बेस के रिएक्शन से क्या मिलता है, साल्ट मिलता है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है, और यहीं पे आपको मैं बता दूं कि जैसे आपका ये फेनॉल एसिड है, तो आपके NCERT में एक पॉइंट लिखी हुई है, आपको याद भी कराई जाती है कि एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे पूछ लेता है, NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो आपका फेनॉल का सबसे ज्यादा होता है, फेनॉल का, उससे कम वाटर का, उससे कम एल्कोहल का। ठीक है, उससे कम एल्कोहल का। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन ये हो जाता है कि फेनॉल से कम एसिडिक अल्कोहल होता होगा, उससे भी कम एसिडिक वाटर होता होगा, वाटर तो न्यूट्रल होता है। ठीक है, लेकिन फेनॉल से कम एसिडिक होता है वाटर, वाटर से कम एसिडिक होता है अल्कोहल। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन के आसपास जो भी चीजें हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा अब, और आपको लास्ट टाइम में मेमोराइज करा दूंगा, याद हो जाएगी। ठीक है, कहाँ पे आप गलती कर सकते हो वो भी आपको नोटिस करा दूंगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है जो कि आपसे असर्शन रीजन में पूछ सकता है, कि जैसे असर्शन दे दे आपको कि फेनॉल इज एसिडिक, फेनॉल इज एसिडिक, दिस इज असर्शन। ठीक है, और रीजन में आपसे दे दे कि फेनॉल एसिडिक है, रीजन आपको दे दे, एक रीजन आपको मान लो दे दिया कि फेनॉल एसिडिक है क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके पास OH है। ठीक है, या फिर और कुछ दे दिया। ठीक है, मान लो आपको दे दिया असर्शन में कि फेनॉल एसिडिक है, दूसरा रिएजेंट, दूसरा ये दे दिया क्योंकि फेनॉल मतलब कि वाटर से, मतलब कुछ भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो लेकिन तो वो क्या होगा कि वो रीजन आपका करेक्ट रीजन नहीं होगा फेनॉल के एसिडिक का। NCERT एक बात ये जरूर लिखती है कि फेनॉल एसिडिक होता है। ठीक है, क्योंकि वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ फेनॉल विथ मेटल प्रूफ्स दैट कि फेनॉल एसिडिक है। ठीक है, तो उस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये रीजन है। ठीक है, तो असर्शन रीजन देखो, अब 2022 से जब मैंने पेपर दिया था, 2022 के बाद से नीट में NTA वालों ने असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछने बहुत स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप यदि मेरी फिजिकल केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट चेक करोगे तो उसमें मैं सॉल्यूशन करा दिया हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा दिया हूँ, केमिकल काइनेटिक्स
करा दिया हूँ, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि आपको मिलेगा कि भैया उसमें ढेर सारे मैंने सिर्फ मैंने वहाँ पे एनसीईआरटी की थ्योरी कराई है। तो आपको मैं जो बार-बार पहले भी मतलब कि बार-बार कहता था कि यार एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ो, एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ो फिजिकल केमिस्ट्री की, ठीक है। बहुत लोग नहीं देख पाए, बहुत लोग मेरी बात नहीं सुन पाए। लेकिन यदि आप अब सुन रहे हो मेरी बात, तो आप एनसीईआरटी की फिजिकल केमिस्ट्री यदि अभी नहीं पढ़े हो तो आप जाके वो वाली वीडियो जरूर देखो, क्योंकि मैं वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट और सारे फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी को कवर किया हूँ, है ना। वहां पे आपको ढेर सारी चीजें मिल जाएगी जिससे आप असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जहां पे आप करते हैं गलत, लेकिन आपको वहां पे सही करने के आप वहां पे मतलब ढेर सारे पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपको असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट मतलब कि रिएक्शन पे चलें। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है कि यहाँ पे मैंने अल्कोहल लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने अल्कोहल लिया हुआ है, उसका रिएक्शन कराया मैंने ZnCl2 HCl, जिंक क्लोराइड HCl या फिर ZnCl2 एनहाइड्रस, ठीक है। ये सारे रिएजेंट मैं नोटिस करा दूं तो आपको तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ना यार, ठीक है। वैसे दिक्कत क्या होती है, ZnCl2 HCl दिया है या फिर एनहाइड्रस ZnCl2 दिया है तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, और आपके प्रोडक्ट मतलब कि आपको टिक करना था उसका तो आपने टिक कर दिया उसका, ठीक है। तो सिली मिस्टेक से बचने के लिए देखो ZnCl2 यदि ZnCl2 और HCl से यदि रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे HCl रिएक्ट करता है, ठीक है, और आपका प्रोडक्ट बनता है CH3, आपका प्रोडक्ट बनता है, कलर चेंज कर देता हूँ, CH3 CH2Cl, ठीक है। लेकिन यदि आप एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हो, यदि आप एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हो तो आपका यहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। आपका यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है, और ये अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या बनता है, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या बनता है, एल्कीन बनता है, ठीक है। इसका तो पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है एनसीईआरटी में अल्कोहल के डिहाइड्रेशन का। तो इससे क्या बन जाएगा आपका, इससे क्या बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे आपको एल्काइल क्लोराइड मिलता है और यहाँ पे आपका एल्कीन मिलता है, ठीक। और यहीं पे रिएक्शन के आसपास की बातें यदि मैं और बताने की कोशिश करूं तो जैसे कि ये जो आपका डिहाइड्रेशन होता है ना, ये जो आपका डिहाइड्रेशन होता है, ये आप याद रखना टर्सरी अल्कोहल में सबसे फास्ट होगा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल में, फिर प्राइमरी अल्कोहल में। जब आप वो मैकेनिज्म देखोगे तो मैकेनिज्म में क्या है कि वो वहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है तो उससे क्या होता है कि आपका मतलब कि टर्सरी वाला ज़्यादा स्टेबल है तो वो ज़्यादा जल्दी बनेगा, तो वो टर्सरी अल्कोहल ज़्यादा जल्दी डिहाइड्रेट करेगा, ठीक है ना। वहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड क्लीवेज में ये वाली रिएक्शन दी हुई है ना, डिहाइड्रेशन वाली। फिर इसके बाद मैं बात करूं ये वाला रिएक्शन जो कि आपका ईथर में भी दिया हुआ है, और आपको जब मैं सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन बताया हूं तो शायद वहां पे भी मैं इसको कवर किया हूं, ठीक है। तो ईथर वाले इसमें क्या है कि यदि आप अल्कोहल लेते हो, अल्कोहल, अब यहाँ पे देखो मैं डिहाइड्रेशन ही कवर कर दिया, ठीक है, एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आप H2SO4 मतलब कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो 413 केल्विन पे जो कि कम टेम्परेचर है, और आप यदि लेते हो 443 केल्विन पे जो कि ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। और एक मैंने ले लिया है सिमिलर रिएक्शन दिख रहा था ये वाला भी, तो पहले तो ये वाला रिएक्शन आपको दिए हुए हैं, इसके साथ ये रिएक्शन सिमिलर दिख रहा था कि कंसंट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना, तो ये वाली रिएक्शन भी मैंने यहाँ पे ले ली है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यदि कवर करें तो जैसे कि आपका अल्कोहल है, ठीक है, ये ईथर वाले चैप्टर में था, ठीक है। जैसे कि मान लो आपका अल्कोहल है, ठीक है, जैसे कि मान लो आपका अल्कोहल है, तो अल्कोहल में यदि आप H2SO4 लेते हो 413 केल्विन पे, तो अल्कोहल में देखो सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन वाली जो मैंने लेक्चर बनाई है, जिसमें कि मैंने बताया है आपको कि मतलब कि जो मैंने लेक्चर बनाया उसमें बताया कि मतलब कि लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन होता है और हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन होता है, ये मैंने बहुत अच्छे से बताई है। वहां पे मैं ये सारी चीजें क्लियर कर दिया हूं कि कब आपको SN1 के थ्रू प्रोसीड करना है, कब आपको SN2 के थ्रू करना है, कब आपको E1 के थ्रू करना है, कब आपको E2 के थ्रू करना है, बल्कि बेस होगा तो क्या करेंगे, इसका मैंने एक आपको क्लियर कट आइडिया दिया है, और एल्काइल हैलाइड के सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को काफी अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन किया है। छोटी सी 30 मिनट की वीडियो होगी तो उसको एक बार चेक करो, ठीक है। अभी मैं आपको फिलहाल बता दूं कि लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन होता है और हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन होता है, ठीक है। तो ये देखो ये लो टेम्परेचर है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा और यहाँ पे ईथर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, CH3 CH2, ठीक है। ऐसे ऐसे दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तो यहाँ से OH निकल जाएगा और बनेगा क्या, फिर यहाँ पे वापस से CH2 CH3, ठीक है। या आपका क्या बनेगा यहाँ पे ईथर, और ये हो क्या रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताऊं कि जो ईथर वाला चैप्टर है ना, ईथर वाले में सारे रिएक्शन SN2 है, ठीक है। मतलब जो विलियमसन सिंथेसिस है और उसके बाद जो
ये अल्कोहल से है प्रिपरेशन ईथर का, ये सारे SN2 हैं। तो इसीलिए आप जब ईथर अब आज के बाद कभी मतलब आप पढ़े होगे या फिर अभी आप रिवाइज करोगे ना, तो आपको पता चलेगा, रियलाइज होगा कि जब आपको यही पता चलेगा कि SN2 है तो स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर लगेगा हर जगह, तो आपको आसानी हो जाएगी ईथर के प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, यदि आप कहोगे तो ईथर वाली भी मैं एक वीडियो बना दूंगा ईथर पे स्पेशली। ठीक है, देखो अल्कोहल में यदि आप हाई टेम्परेचर लेते हो तो इलिमिनेशन होगा, अल्कोहल पे यदि आप हाई टेम्परेचर लेते हो तो इलिमिनेशन होगा। ठीक है, इलिमिनेशन होगा तो यहाँ से क्या होगा कि ये OH बाहर निकलेगा और इलिमिनेशन होगा तो एक हाइड्रोजन का इलिमिनेशन होगा उधर से और यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा। तो बन जाएगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, हाई टेम्परेचर है तो एलिमिनेशन होगा। ठीक, ठीक है। अभी इसके पहले या दूसरे वाले वीडियो में मैंने अच्छे से एलिमिनेशन वगैरह को समझाया है, बीटा एलिमिनेशन को यहाँ पे। ठीक है, तो वो वाली वीडियो देखो, बीटा एलिमिनेशन, ZZ फुल वगैरह, वहाँ पे मैंने मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट अच्छे से समझा दी है। ठीक, अब इसके बाद एक रिएक्शन मैंने ये वाली ली थी कि कंसंट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना, आप यदि इससे रिएक्शन कराते हो तो एल्यूमिना है तो ये क्या कराएगा, आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो ये आपका डिहाइड्रेशन कराएगा। ठीक है, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार देखो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 इटसेल्फ इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, जो कि यहाँ पे है, और एल्यूमिना है, फिर उसके बाद और भी हैं, दो तीन और हैं। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 है, तो ये सब क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये डिहाइड्रेशन कराएगा तो क्या बनेगा भैया, एल्कीन बनेगा। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बनेगा, एल्कीन। ठीक है, यहाँ पे हालांकि एलिमिनेशन होगा और यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है ना। तो ये हो गया आपका इस पेज पे जितने भी मतलब घुमा फिरा के जहां जहां से बातें हो सकती थी वो सारी क्लियर हो गई। ठीक है, काफी सारी बाहर की भी बातें मतलब कि रिएक्शन से एसोसिएटेड इधर उधर के सारी बातें कवर हो गई। अच्छा, इसमें और एसोसिएटेड यदि बातें बताऊं ईथर की, तो जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि ईथर में यदि आपको ये पता चल जाए कि मैंने जब बताया कि आपको ईथर में सारे रिएक्शन SN2 होते हैं, तो देखो अब इसके बाद आप ईथर पढ़ना तो आपको आसानी होगी। देखो जाओगे जब पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जैसे ये जो SN2 है ये हमेशा प्राइमरी जैसे कि आपका यदि अल्कोहल रहेगा ना, प्राइमरी अल्कोहल रहेगा तभी ये सब्स्टिट्यूशन देगा। क्योंकि SN2 के लिए देखो क्या है, SN2 के लिए क्या है कि उसको स्टेरिक हिंड्रेंस का बैरियर क्रॉस करना है। ठीक है, तो उसको हिंड्रेंस वाले मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है, पसंद नहीं है। यदि उसको मतलब कि यदि आप सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल लोगे ना, तो इवन एट लो टेम्परेचर, यदि आप यहाँ पे सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल लोगे तो इवन एट लो टेम्परेचर ये सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसको सेकेंडरी टर्सरी में हिंड्रेंस होगा, तो वो भैया हाइड्रोजन निकालेगा पेरिफेरी से, एलिमिनेशन दे देगा। तो सेकेंडरी टर्सरी के केस में ये क्या दे देगा, एलिमिनेशन दे देगा, इवन एट 413 केल्विन। ठीक है, तो अभी मैं ईथर पे मतलब उतना ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हल्का फुल्का चीज़ें इधर उधर से एसोसिएटेड थी इसलिए इसको कवर कर दिया, इसलिए इसको इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, तो जितनी मतलब थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें मैं यहाँ पे कर दिया ईथर के भी बारे में। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है, बेंजीन। देखो यहाँ पे मैंने बेसिकली देखो क्या क्या लिया है, डाइल्यूट HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, अब HNO3 जब मैंने लिया तो HNO3 का रिएक्शन बेंजीन के साथ भी लिया। ठीक है, HNO3 का रिएक्शन मैंने बेंजीन के भी साथ लिया, HNO3 का रिएक्शन फेनॉल के साथ लिया, कंसंट्रेटेड HNO3 का रिएक्शन फेनॉल के साथ लिया, और फेनॉल के साथ यहीं पे साथ साथ H2SO4 का भी रिएक्शन ले लिया। ठीक है, तो इसको यदि अब हम लोग यहाँ से डील करें तो देख, बेंजीन क्या है, बेंजीन डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, बेंजीन अपने आप में काफ़ी खुश बंदा है, काफ़ी मतलब कि स्टेबल बंदा है ना। डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में क्या होगा, देखो OH क्या कर रहा है, बेंजीन के ऊपर जो OH लगा है फेनॉल बन गया। अब ये फेनॉल में क्या है कि OH रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है रिंग में। ठीक है, रेजोनेंस के थ्रू। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है रिंग में और रिंग को पहले से ज़्यादा एक्टिवेट कर दे रहा है। ठीक है, रिंग में इलेक्ट्रॉन यदि ज़्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि उस पर चार्ज ज़्यादा है तो उस पर पॉजिटिव स्पीसी के अटैक करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने अपना लोन पेयर रिंग में दिया और यहाँ पे बेंजीन को क्या किया, रिंग को रिएक्टिव कर दिया। ठीक है, अच्छा अभी इसके ढेर सारे रिएक्शन है। जो आपका बेंजीन के ऊपर यदि NH3 लगा है तो वो भी मतलब एक्टिव कर देता है। ठीक है, बेंजीन के ऊपर ये तो फेनॉल वगैरह का हो गया, OCH3 लगा है तो ये भी अपना लोन पेयर देके एक्टिव करेगा रिंग को। ठीक है, NH2 लगा है तब भी ये एक्टिव करेगा रिंग को। ठीक है, तो ये सब अभी डिस्कस होगा, है ना। तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ ये इतना डिस्कस कर देता हूँ आज, है ना। तो इसने क्या किया, इसने रिंग को एक्टिव कर दिया। इसने जब रिंग को एक्टिव कर दिया तो डाइल्यूट HNO3 के साथ इसका रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, आपको ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टर्स पता है ना, ये जो आपका OH है, OCH3 है। ठीक है, ये सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, वो भी मैं अभी कवर कर दूंगा। ठीक है, देखो
ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, यहाँ पे यदि OH लगा था तो इसके ऑर्थो पे आपका लग जाएगा HNO3 से NO2 और इसका एक पैरा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, पैरा प्रोडक्ट क्या होगा इसका, OH NO2। ठीक है, आपको ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इसके बाद यदि आप इसमें कंसेंट्रेटेड HNO3 यूज करते हो तो रिंग तो एक्टिव है, रिंग एक्टिव है आपका। ठीक है, फेनॉल में रिंग एक्टिव है, तो आपका बनेगा क्या, आपका फेनॉल में NO2 तीनों पोजीशन पे लग जाएगा, मतलब सारे पोजीशन पे लग जाएगा, ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी। ठीक है, और इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप बोलते हो पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हो, पिक्रिक एसिड, है ना, है ना। लेकिन ये जो पिक्रिक एसिड, मान लो अब इसी को यदि हम बेसिस बनाए पिक्रिक एसिड की सिंथेसिस के लिए लैब में, तो ये हमारा पुअर यील्ड इससे मिलता है। ठीक है, इससे हमको यील्ड अच्छा नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम करते क्या है, फेनॉल को पहले सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं, फेनॉल को पहले सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे और यहाँ पे SO3H और यहाँ पे SO3H ऐड कर देंगे, एक ऑर्थो पे, और पैरा तो एक है ही, दूसरे वाले ऑर्थो पे ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 से हम ये बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब इसको हम यदि कंसंट्रेटेड HNO3 से ट्रीट करें, कंसंट्रेटेड HNO3 से ट्रीट करें, तब हमारा क्या बनता है, तब हमारा पिक्रिक एसिड बनता है। ठीक है, और ये बेटर यील्ड में बनता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने इतनी बातें आज कवर की। ठीक है, देखो यार, कवर 2 ही पेज हुआ है, लेकिन आप ये देखो कि आपके रिएक्शन कितने कवर हुए हैं। ठीक है, यदि ऐसे ही रफली देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिएक्शन ऐसे ही कवर हो गए। ऊपर से उनसे एसोसिएटेड जितनी बातें थी, जितने कॉन्सेप्ट थे, वो भी, और उनसे उनके आसपास जो भी चीजें आपको याद रखनी चाहिए वो भी मैंने कवर कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही अभी आगे कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। ठीक है, आगे देखो, जैसे बेंजीन के साथ ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन FeBr3 है, फेनॉल के साथ ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, फिर ये आपका बेंजीन के ऊपर OCH3 है। ठीक है, ईथर है, इसको क्या बोलते हैं, एनिसोल। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन है वही ब्रोमीन वगैरह का। तो ये सारे रिएक्शन है, ऐसे ऐसे ढेर सारे रिएक्शन अभी मेरे पास हैं। ठीक है, तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में हम लोग ढेर सारे रिएक्शन कवर कर लेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक के खूब ढेर सारे रिएक्शन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहो और रिएक्शन को देख देख के याद करो, लिखो। ठीक है, ऐसे ज़्यादातर चीज़ें याद करनी है। ठीक है, और ज़्यादातर चीज़ें समझनी भी है ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में ज़्यादा याद करना है, कम समझना है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में ज़्यादातर चीज़ समझनी है, याद करनी है, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, याद भी करा रहा हूँ, और सिली मिस्टेक जहाँ होती है जिन क्वेश्चन में, उनको एक जगह कर दे रहा हूँ, उन पर आपका ध्यान खींच दे रहा हूँ, उन पर आपका ध्यान चला जाएगा, तो आपसे उसमें गलतियाँ नहीं होंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखो ये क्या लिया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शंस हैं, हेलोजिनेशन वाले। इसमें क्या है, जैसे कि पहले बेंजीन पे मैंने ब्रोमीन वाटर ऐड किया है, फिर बेंजीन पे मैंने ब्रोमीन के साथ ब्रोमीन को FeBr3 के साथ ऐड किया है, फिर उसके बाद मैंने फेनॉल लिया है, फिर वही रिएजेंट लिया है, ब्रोमीन वाटर और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक कार्बन डाइसल्फाइड एंड CCl3। उसके बाद मैंने क्या लिया है, उसके बाद मैंने एनिसोल लिया है, उस पर मैंने ब्रोमीन वाटर वही ऐड किया है, ब्रोमीन वाटर, फिर ब्रोमीन को इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COOH यानी कि इथेनोइक एसिड। फिर मैंने एनिलीन लिया है, एनिलीन पे मैंने ब्रोमीन वाटर ऐड किया है। फिर पूछा है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मतलब कि अभी आपको पता चलेगा कि मोनो सब्स्टिट्यूशन कैसे कराएंगे। तो रिएक्शंस को ऐसे ही प्रोसीड करते हैं हम लोग यहाँ से। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि बेंजीन जो है, बेंजीन आपका मतलब कि काफ़ी खुश बंदा है। ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है। ठीक है, काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो वो जल्दी किसी से रिएक्ट करना नहीं चाहता, करता नहीं है। और फिनॉल वगैरह के केस में क्या है कि, चलो अभी आगे समझाता हूँ। देखो, अब जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन पे आप यदि ब्रोमीन वाटर का एडिशन कराते हो तो इस पर कोई भी एडिशन नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा कि बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लग जाए। ठीक है, लेकिन बेंजीन पे आप यदि ब्रोमीन को किसी हेलोजन कैरियर के साथ ऐड करते हो, FeBr3 के साथ, ठीक है, तो ये हेलोजन कैरियर क्या करेगा कि ब्रोमीन को ले जाएगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देगा बेंजीन पे, और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यदि आपको समझना है तो आप बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे मैं मतलब कि पूरा अच्छे से जितने भी आपके ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ठीक समझा दूंगा। जैसे देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR कहाँ होता है आपके सिलेबस में, आपको दुनिया भर का नहीं जानना, आपको इतना जानना है कि एल्काइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एडिशन रिएक्शन कहाँ होता है, तो एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स पे होता है, जैसे कि डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, उस पर एडिशन रिएक्शन होगा। ये सब चीजें स्टेटमेंट में पूछी जाती है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होगा, एल्काइल हैलाइड पे कौन सा रिएक्शन होगा। ठीक, उसके बाद आपके जो एल्डिहाइड्स हैं, आपके जो एल्डिहाइड कीटो वाला ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, उस पर कौन सा रिएक्शन होता है, उस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। क्योंकि आपका जो एल्डिहाइड है,
या कीटो ग्रुप है, इस पे RR लगा दिया तो कीटोन, RH लगा दिया तो एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये वाला जो आपका मॉलिक्यूल है कीटो ग्रुप, इस पे क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, तो इस पे क्या, इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो इस पे क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक। ये सब ये देखो, अच्छा देखो, मुझे जितनी चीजें याद आएंगी रिएक्शन के सराउंडिंग में, वो सारी चीजें आपको छोटी छोटी बातें मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ आपके मैं जो मतलब यहाँ पे बताने आया हूँ सिमिलर लुकिंग रिएक्शन सिर्फ वही बताऊंगा। आप पहले वाले वीडियो में भी देखोगे तो जहाँ पे रिएक्शन के सराउंडिंग में जितनी बातें, जितनी चीजें चर्चा की जानी चाहिए, वो सारे वहाँ पे की गई हैं। यहाँ पे देखो, अच्छा ये जो कीटो ग्रुप है, इस पे आपका क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपका जो एल्काइल हैलाइड है, अब यहीं पे मैं बता दूं, RCH2Cl X लिख लो। इसमें क्या होता है, एल्काइल हैलाइड पे हम लोगों के सिलेबस में हम लोग को पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब मैं टाइप ऑफ रिएक्शन भी आपको अच्छे से बता दूंगा, यदि आपको जानना है तो बताना, मैं बता दूंगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। आप इस पे यदि OH माइनस से अटैक कराते हो तो ये जाएगा, इस पे ऐड होगा और इधर से X निकल जाएगा, RCH2OH बन जाएगा। इसका पूरा मैकेनिज्म आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, मार्कऑफ रूल, वहां से आप डिस्कस करते हो, ठीक। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन क्या है, बेंजीन अपने में काफी खुश बंदा है, ठीक है। इस पे आप न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है कि इसके पास क्या ये इलेक्ट्रॉन का काफी डिलोकलाइजेशन है ना। बेंजीन पे काफी इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन है। बेंजीन एक प्लेनर मॉलिक्यूल है ना। बेंजीन एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, मतलब आप इसको एक प्लेनर मॉलिक्यूल मानो। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इसके नीचे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो ये आपका बेंजीन हो गया एक प्लेन में, ठीक है, ऐसे होगा, ये आपका बेंजीन हो गया। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इसके नीचे भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। इस इलेक्ट्रॉन के क्लाउड पे आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं करा सकते हो। आप यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा सकते हो बिकॉज यू आर, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डेल्टा पॉजिटिव है ना, डेल्टा पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, न्यूक्लियोफाइल जाएगा, अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर खोलेगा, ये OH में कन्वर्ट कर देगा, ऐड हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा किसी को। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा कि बेंजीन के पास अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, तो इस पे न्यूक्लियोफाइल आप लाके ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज रिपेल कर देगा। आप इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हो, है ना। जैसे आप क्लोरीन Cl+ ये लेके आ जाओ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन करियर ब्रोमीन को किस फॉर्मेट में लेके जाएगा, Br+ के फॉर्मेट में लेके जाएगा। ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और बेंजीन पे खुद जाके लग जाएगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके बाद आप एडिशन रिएक्शन कहाँ पे कर सकते हो, आपके पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, है ना। इस पे आप ये डबल बॉन्ड पे आप एडिशन रिएक्शन कर सकते हो। इस पे डिटेल में चर्चा हो सकती है ना। बेंजीन पे जैसे मैं बताऊं, बेंजीन पे एडिशन रिएक्शन नहीं होता है। बेंजीन के डबल बॉन्ड अपने डिलोकलाइज्ड हैं, रेजोनेंस में है, खुश हैं। इनके ऊपर एडिशन रिएक्शन, इनके डबल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक केस है जो आपको पहले या दूसरे वीडियो में मैंने बताई है, एक केस है जहां पे क्लोरीन का एडिशन हम लोग बेंजीन के सारे डबल बॉन्ड पे कर देते हैं, ठीक है, और इससे गैमेक्सिन बनाते हैं। इस पे चर्चा हुआ है, इस केस में हो जाता है। तो इस पे आपका टाइप ऑफ जो रिएक्शन है, जैसे आपका टाइप ऑफ रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शन, बेंजीन के ऊपर एडिशन रिएक्शन, इस पे अच्छे से चर्चा हो सकती है एक वीडियो में। तो आपको यदि चाहिए तो आप बताना, टाइप ऑफ रिएक्शन पे मैं चर्चा कर दूंगा। जैसे अभी तो मैं इनऑर्गेनिक में आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, पूरी एनसीईआरटी में आपको जितने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जानने चाहिए वो पूरा कवर करने वाला हूँ एक वीडियो में, है ना। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो बेंजीन के ऊपर हैलोजन कैरियर को यदि यूज करेंगे तो बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लग गया। इसके बाद मान लो फेनॉल है। अब फेनॉल क्या करता है, फेनॉल के पास ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर्स हैं, ये लोन पेयर रिंग में जाएंगे, डिलोकलाइज होंगे, रेजोनेंस होगा, तो ये लोन पेयर आके यहाँ पे डिलोकलाइज होंगे बेंजीन के रिंग में। इससे क्या होगा कि इस पे ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे, इस पे ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिएक्ट कौन करेगा, मतलब यदि कोई पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के क्लाउड पे ही तो अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन को ही तो देख के अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पे, तो इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। और ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो है, इलेक्ट्रोफाइल ही तो आ रहा है, ब्रोमीन प्लस ही तो आ रहा है, Br+ ही तो आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रही है तो ये रिंग रिएक्टिव हो गई, बेंजीन की रिंग रिएक्टिव हो गई, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, आपको देखो बेंजीन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था क्योंकि वो कम रिएक्टिव था, वो स्टेबल था, वो अपनी दुनिया में खुश था। लेकिन फेनॉल की आपने रिएक्टिविटी बढ़ा दी, तो सिर्फ ब्रोमीन वाटर यूज करने से आपके बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। और इतना ही नहीं हुआ, बेंजीन की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ा दिए हैं हम लोग कि इस पे, एक सेकंड, इसको मैं ऐसे लिख लूं कि ये आपका फेनॉल था, वेट अ मिनट, ये आपका फेनॉल था, इसके ऊपर ब्रोमीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। और ये OH क्या है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो सिर्फ एक ऑर्थो पोजीशन पे नहीं, पैरा पे भी गया, ऑर्थो और दोनों ऑर्थो पोजीशन पे भी गया,
दोनों ऑर्थो पे भी गया और पैरा पे भी गया, ठीक है। तो इतना ज्यादा एडिशन हो गया इस पे। हमको अब हम ये पूछे कि अब हमको मोनोब्रोमिनेशन कराना है, मोनो हेलोजिनेशन कराना है, तो कैसे कराएंगे? तो भैया मोनो सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए, मोनो हेलोजिनेशन कराने के लिए आप क्या करोगे, इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड या फिर CCl3 इसमें यूज करोगे, है ना। इसमें जब आप यूज करोगे तो आप बेंजीन के ऊपर, आपको बेंजीन के ऊपर एक ब्रोमीन मिल जाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पे इतनी बातें चर्चा हुई। अब इसके बाद बात करें कि अपने एनिसोल की, ठीक है, एनिसोल, ठीक है, बेंजीन के ऊपर ये ईथर वाला ग्रुप OCH3। तो इसमें देखो, आपको ब्रोमीन वाटर यदि इसमें यूज करेंगे तो इसका रिएक्शन तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसका रिएक्शन आपको नहीं पढ़ना है। हालांकि ब्रोमीन वाटर है तो इस पे ज्यादा ही ब्रोमिनेशन कराएगा, ठीक है, लेकिन आपको ये रिएक्शन दिया है कि यदि आपको एनिसोल के ऊपर ब्रोमीन ऐड कराना है, मोनो हेलोजिनेशन कराना है, तो आप इसमें क्या यूज करोगे, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड, ठीक है। आप यदि ये यूज करते हो तो आपका ये हो गया एनिसोल, और इस पे पैरा पोजीशन पे आपका क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है। इस पे पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, आपका ब्रोमीन लग जाएगा, और इसके साथ ऑर्थो प्रोडक्ट में मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका एनिसोल है ये आपका क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो आर्थो देगा, आर्थो थोड़ा कम देगा क्योंकि वो स्टेरिक हिंड्रेंस से थोड़ा कम स्टेबल होता है, पैरा पे दूर दूर रहते हैं तो ज्यादा स्टेबल रहते हैं, तो पैरा प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा, पैरा प्लस आर्थो, तो आर्थो पैरा दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे और मोनोब्रोमिनेशन होगा, ठीक है। यदि अब यहाँ पे यदि मैं थोड़ा सा आपको इसके सराउंडिंग में चीजें बताऊं तो जैसे देखो, आपको जब एल्डिहाइड दिखे, कीटोन दिखे, कार्बोक्सिलिक एसिड दिखे, ये लोग क्या है, ये लोग मेटा डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर है, ठीक। और ये आपका ये क्या हो गया, हेलोजिनेशन जब आप करा रहे हो, हेलोजन हो गया, ठीक है, ये एनिसोल हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ठीक है। इस पे भी एक अच्छा खासा डिस्कशन किया जा सकता है ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टर पे, है ना। इसके बाद बात करें, इसके बाद वही अपने रिएक्शन की बात करें कि एनिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, एनिलीन का, ठीक है। अब यहां से डिस्कस करते हैं कि एनिलीन पे यदि आप ब्रोमीन वाटर यूज करते हो, एनिलीन पे यदि आप ब्रोमीन वाटर यूज करते हो तो यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी इसके पास लोन पेयर है, देखो ये भी क्या कर रहा था, ये भी रिंग को एक्टिवेट कर रहा था, इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी रिंग में अपना इलेक्ट्रॉन भेज के रिंग को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। तो एनिलीन पे यदि आप ब्रोमीन वाटर यूज करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनिलीन भी अब रिंग को ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है, तो एक्टिव रिंग हो जाएगा, ज्यादा एक्टिव रिंग हो जाएगा, तो आपको बेंजीन के ऊपर, मतलब एनिलीन के ऊपर NH2 आपको ढेर सारे ब्रोमीन मिल जाएंगे, ठीक है, आपको बेंजीन के ऊपर ढेर सारे ब्रोमीन मिल जाएंगे। देखो मैं समझाना क्या चाह रहा था कि देखो बेंजीन रिएक्टिव नहीं है तो इस पे ब्रोमीन वाटर का एडिशन ही नहीं हुआ, ठीक है, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन ही नहीं हुआ, और ब्रोमीन का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, और इसके लिए हेलोजन करियर लगा, इसके लिए हेलोजन करियर लगा। अब आप फेनॉल में देखो तो ब्रोमीन वाटर से इतनी रिएक्टिविटी को बढ़ा दिया कि हेलोजन करियर भी नहीं चाहिए, और मोनो सब्स्टिट्यूशन से भी ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो जा रहा है, सारे पोजीशन जितने पोजीशन है सारे एक्टिव हैं वहां पे लग जा रहा है, ठीक है। एनिसोल में भी आपको ये पढ़ना, इथेनोइक एसिड के साथ यूज करते हैं, ठीक है। एनिलीन भी क्या कर रहा है, इतना ज्यादा रिंग को एक्टिव कर दे रहा है कि आपको हेलोजन करियर की भी नहीं जरूरत पड़ रही है, और फिर भी मतलब कि सारे पोजीशन पे ब्रोमीन लग जा रहा है। अब इसमें मोनो सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, इसकी यदि बात करें, इसमें क्या करते हैं कि जो आपका एनिलीन है, इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो आपका एनिलीन है इसको पहले हम CH3CO ट्वाइस O, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, ठीक है, एनहाइड्राइड हो गया, तो इसको इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, ये आपको याद रखना है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, इससे रिएक्शन कराएंगे पहले, तो आपका क्या होगा कि जो आपका एनिलीन है, बेंजीन के ऊपर NH2 है, इसके साथ साथ ये NHCO CH3, इस पे ये ऐड हो जाएगा, थोड़ा सा यदि मैं इसको एडजस्ट करूं, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है कि ये जो ग्रुप है आपका, ये इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देगा, ठीक, ये ग्रुप जो है ये इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देगा, क्यों, क्योंकि पहले तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन इधर रिंग में जा रहे थे, ठीक, पहले तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन रिंग में जा रहे थे और रिंग को एक्टिव कर रहे थे, यहाँ पे क्या होने लगा कि इसके इलेक्ट्रॉन जो है इधर भी रेजोनेंस में जाने लगे, ठीक। तो इससे क्या हुआ कि रिंग की एक्टिविटी कम हो गई, रिंग कम एक्टिव हो गया। अब इसमें क्या होगा कि अब इसमें जब आप अपना ब्रोमिनेशन कराओगे, इसमें आप ब्रोमीन ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड, तो आपको मोनोब्रोमिनेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आपका पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा। अब इसके बाद ये वाला जो ग्रुप है इसको हटाने का सबसे आसान तरीका है, आप इसमें वाटर डाल दो, आपका ऊपर वापस से NH2 हो जाएगा,
और नीचे भी यार तो आपने लगा ही लिया है। अब देखो ये जो है ये ग्रुप प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये ग्रुप क्या करता है, ये ग्रुप क्या करता है कि इसको मतलब कि इस रिंग की एक्टिविटी को कम कर देता है। यही आप काम करते हैं और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी है, ठीक है। वैसे तो ये एनिलीन आपका मेटा डायरेक्टिंग है, लेकिन ये क्या है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इसीलिए जब एनिलीन का रिएक्शन कराते हो जिसमें कि मेटा प्रोडक्ट आपको 47% मिल जाता था, उसमें भी आप पहले ये बनाओगे फिर ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट पाओगे। हाँ, उसके बाद इसको वाटर से रिएक्शन करा के वापस से इसको आप NH2 में कन्वर्ट कर दोगे। तो ये वाला रिएक्शन भी आपको आगे मिलेगा अभी पढ़ने के लिए। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे चलें। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है ये बेंजीन के ऊपर क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ, इसमें मैंने कौन कौन से रिएक्शन लिए, तो क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, मतलब कि भाई आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, ठीक है। कंसंट्रेटेड H2SO4 SO3 जिसको आप ओलियम भी लिखते हो, ठीक है। आप इसको H2H2O8 भी लिखते हो, H2H2O7, ठीक है, 4 3 7, ठीक है, H2H2O7 ओलियम क्या होता है देख लेना एक बार, ठीक है। आप इसको सिर्फ H2SO4 मतलब कि कंसंट्रेटेड ओलियम के साथ करा लो, या फिर HNO3 के साथ करा लो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, या फिर एनहाइड्रस AlCl3। ये एक तरीके का मैंने क्लोरोबेंजीन पे सारे एग्जांपल लिए हैं आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। तो जैसे यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ से एक चीज मैं आपको जैसे बताऊं कि अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके एल्काइल हैलाइड होते हैं, कहाँ गए ये जो आपके एल्काइल हैलाइड है, ये क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताया ना, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, अपने वहां पे जाके लग जाएगा। तो जैसे कि देखो, जैसे कि जो एराइल हैलाइड होते हैं, एराइल हैलाइड जो होते हैं ये कभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। ये NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। कह रहा हूं ना, इस पे एक अच्छा खासा लेक्चर बन सकता है, ठीक है, कि NSR ESR, ठीक है, EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये क्या है कि एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये कभी नहीं देते हैं। ये देते क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक। जैसे कि आप इतनी देर से देखते हुए आ रहे हो क्या कि यहाँ पे नहीं, आपको अभी नहीं दिखा, ये फेनॉल दिखा, बेंजीन दिखा, बेंजीन के ऊपर OH दिखा, बेंजीन के ऊपर OCH3 दिखा, बेंजीन के ऊपर NH2 दिखा। अब यहाँ पे जब आपको बेंजीन के ऊपर Cl दिखा, तो यहाँ पे आपको एक चीज मैंने चर्चा कर दी कि जो आपके एराइल हैलाइड है वो NSR नहीं देंगे, वो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे। इसके 4 पॉइंट NCERT ने लिखे हैं कि ये क्यों नहीं देते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल इनको सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं कर पाता है। तो उसने यहाँ पे 4 पॉइंट ये सब बताया है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन, पहली बात तो यहाँ का जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 sp2 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, क्योंकि इसके पास इसका लोन पेयर जाएगा रिंग में, है ना, इसका लोन पेयर रिंग में जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे कैरेक्टर है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ भी छोटी है, और 4 रीजन दिए हुए हैं। तो ये सब जब यदि मैं डिस्कस करूंगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वगैरह, तो वहां पे ये सब चीजें बताऊंगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, है ना। तो ये क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे मान लो मैंने क्लोरीन जब इसमें ऐड करूंगा, तो ये रिप्लेस थोड़ी करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसको रिप्लेस करेगा भैया, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो ये इसको रिप्लेस करेगा और यहाँ पे आके लग जाएगा। ये यहाँ के जो हाइड्रोजन है इनको रिप्लेस करेगा और इन पे आके अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। इसको इरेज कर दूं, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जितनी भी आपके सराउंडिंग में हो सकती हैं, किसी मतलब मेरा मोटिव ये है कि आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में चीजें करा रहा हूँ, है ना, ढेर सारे रिएक्शंस को, एक जैसे रिएक्शन को, कंफ्यूजिंग रिएक्शन को एक जगह करा रहा हूँ। उसके अलावा उसमें क्या छोटी छोटी बातें आपको जाननी चाहिए, या फिर क्या क्या चीजें, मतलब वही बात कि आपको क्या क्या चीजें नोटिस में रहनी चाहिए और उसके सराउंडिंग में क्या क्या बातें होनी चाहिए, वो सब भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर आप यदि लोगे, तो अब ये क्या है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा है, तो ये क्या करेगा, ये इसके ऑर्थो पैरा में से, मतलब पैरा पे और ऑर्थो पे क्लोरीन ऐड कर देगा प्लस ऑर्थो प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद यदि आप ओलियम यूज करते हो, H2SO4.SO3 या फिर H2H2O7 लिख लो, 4 3 7, हाँ, यदि ये यूज करते हो तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, आप नहीं, आपके भाई क्लोरोबेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, इस पे आपका लग जाएगा क्या, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो अपने ऑर्थो पे या पैरा पे ही भेजेगा, क्या भेजेगा, SO3H, इसके साथ पैरा प्रोडक्ट, है ना। इसके बाद HNO3 यूज करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, HNO3 यूज करते हो तो आपका यही क्लोरोबेंजीन है, इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और आपको क्या मिल जाएगा, इस पे आपको HNO3 से NO2 ऐड हो जाएगा, ठीक, प्लस पैरा प्रोडक्ट, है ना। उसके बाद आप एनहाइड्रस AlCl3, तो आप इसमें ये वाला ग्रुप जाता है कार्बोकेटाइन के फॉर्म में, तो आपके रिंग पे, मतलब क्लोरोबेंजीन पे आपको क्या ऐड हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन पे आपका क्या ऐड हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 प्लस पैरा प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जा सकती हैं। इसके अलावा जैसे कि आपको बताऊँ, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका क्लोरीनियम आयन के हेलोजन किसमें,
क्लोरीनियम के फॉर्म में जाता है, ब्रोमीन ब्रोमीनियम के फॉर्म में आता है, इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में आएगा तभी तो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद यदि हम लोग नाइट्रेशन में देखें तो नाइट्रेशन में आपका हेलोजन मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल किसके फॉर्मेट में आता है, तो NO2+ के फॉर्मेट में आता है। और इसमें क्या बताऊं, जैसे कि ये फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों होता है ना, तो ये आपका एसाइलेशन है, ठीक है। एल्काइलेशन में क्या होता है, एल्काइलेशन में क्या होता है, एक सेकेंड, कि यदि आप CH3Cl ले रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब देखो ये साइड की बातें थोड़ी थोड़ी, तो इसको भी बता देता हूँ। एल्काइलेशन में, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है कि आपका बेंजीन के ऊपर क्या वही लग जाएगा, मान लो क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा, प्लस इसका पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब जब ये CH3 लगेगा तो ये किसके फॉर्मेट में आएगा, तो ये कार्बोकेटाइन के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। और एसाइलेशन में क्या है कि ये जो आपका CH3C डबल बॉन्ड O आ रहा है ऐड होने के लिए, ये इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, तो इसमें आप मिस्टेक कर सकते हो, तो ये डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में आएगा। यहाँ पे कहीं पे पॉजिटिव चार्ज, कहीं पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, ठीक है। इनको हटाओ, पॉजिटिव चार्ज को हटाओ। इसके पास आप देखो ना डायरेक्ट, इसके पास आपके क्या है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके पास ऑलरेडी डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये डेल्टा पॉजिटिव जाके ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर, ठीक है। आप यहाँ पे मिस्टेक क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप ये बना सकते हो कि ये SO3+ के फॉर्मेट में आता है, नहीं, ये मैंने एक बार गलत किया था टेस्ट में, ये यहाँ पे SO3 के फॉर्मेट में आता है, ठीक है। आप इसमें देखोगे तो सल्फर के ऊपर ऑलरेडी काफी सारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यदि सल्फर का हम ओपन स्ट्रक्चर बनाए तो काफी सारा ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो सल्फर के ऊपर अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है, तो वो डायरेक्ट SO3 के फॉर्मेट में आता है। तो आज का मतलब लेक्चर यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। ये सब चीजें मैंने खुद से कलेक्ट की हैं यार, खास तौर से देखो जब आपको कराया जाता है, मैंने भी काफी सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं, काफी पढ़ा है मैंने, तो मेरे को हर जगह क्या होता है, दिक्कत क्या होती थी कि एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं यार, ठीक है। मैं ना एक्स्ट्रा पढ़ा था, ना पढ़ने की सजेशन देता हूँ, ना मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाता भी नहीं हूँ, है ना। तो एक्स्ट्रा मत पढ़ो, जितना है उतना ही पढ़ो। जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ वो आपके रिलेवेंट की होती है। अब इतनी चीज़ें आपको छोटी बहुत चीज़ें आनी चाहिए, थोड़ी बहुत, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर दी। इसके बाद अगला वीडियो भी हम लोग कवर करेंगे। अगला वीडियो आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब सिमिलर लुकिंग रिएक्शंस का अगला पार्ट आएगा, उसमें भी देखेंगे काफ़ी सारे रिएक्शन। मेरे पास ढेर सारे रिएक्शन हैं जो भी कवर करने हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में अपने चीज़ों को क्लियर करते चलो। लास्ट का समय है, इस PDF इसका ले लेना टेलीग्राम से, ठीक है। वहाँ पे फिर इसको रिएक्टेंट मैंने ब्लैक कलर से लिखे हैं, ठीक है। रिएक्टेंट लिखना, फिर उसका प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करना और पेज पे लिखो, लिख के रिएक्शन को याद करो, यही एक तरीका है। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी जरूर से देख लो, है ना, ठीक है। इसके बाद एक इनऑर्गेनिक की भी वीडियो आएगी, उसमें MOT वगैरह बताना है, और एक इनऑर्गेनिक में वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एक्चुअली उसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हर जगह से सारे NCERT में जहाँ जहाँ दिया है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जितना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है, तो पता नहीं चल पाता ना कि कौन कौन सा इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैसे डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, तो वो सारी रिएक्शन भी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहो लेक्चर ध्यान से, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो में करा दे रहा हूँ, तो जितने पार्ट आएंगे सारे देख लेना, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छा परफॉर्म करके आओगे पेपर में, ठीक है। थैंक यू। तो देखो सबसे पहले अपने पास है, मैंने अल्कोहल लिया है, अल्कोहल में मैंने ZnCl2HCl लिया है और एनहाइड्रस ZnCl2 लिया है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे ली हुई हैं। तो देखो हल्का सा वेरिएशन है, ZnCl2HCl। अब देखो जब HCl से आप इसका अल्कोहल पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हो, तो आपका क्या होता है कि ZnCl2HCl जो है वो अल्कोहल को CH3 CH2Cl ये बना लेगा, ठीक है। OH को सब्स्टिट्यूट कर देगा कौन, HCl। और ZnCl2 क्या है, ZnCl2 एक तरीके से करियर का काम करता है। एनहाइड्रस ZnCl2 क्या है, एनहाइड्रस ZnCl2 जब आप लेते हो तो ये एक क्या है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये अल्कोहल का वाटर निकाल देगा, ठीक है। और उसको डिहाइड्रेट करके अल्कोहल से क्या बनता है, एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक्चुअली डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म भी आपको होता है। अब देखो रिएक्शन के सराउंडिंग में जितनी बातें हो सकती हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो देखो डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि जैसे ये है, तो इसमें अल्कोहल है, अल्कोहल में जब आप इसको डिहाइड्रेट करते हो तो ये प्रोटोनेट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट में आप कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर सकते हो, ठीक है। और क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एनहाइड्रस ZnCl2 यूज कर सकते हो, एनहाइड्रस ZnCl2 यूज कर सकते हो, एनहाइड्रस AlCl3 यूज कर सकते हो, एलुमिना यूज कर सकते हो, ठीक है, Al2O3, P2O5, ठीक है, P2O5 यूज कर सकते हो। तो ये सब आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट को यदि एक जगह पे समराइज किया जाए तो ये सब आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझाऊं कि ये होता कैसे है, तो ये आपका CH3 CH2 OH2, ये आपका OH जो है ये प्रोटोनेट हो जाता है, और ये फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। तो CH3 CH2 ये आपका कार्बोकेटायन बनता है। फिर कार्बोकेटायन पे
कार्बोकेटाइन से आपका एल्कीन बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन इन्वॉल्व है, तो मतलब कि टर्सरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है तो वो ज़्यादा जल्दी बनेगा, तो टर्सरी अल्कोहल ज़्यादा जल्दी डिहाइड्रेट होगा सेकेंडरी से, और वो ज़्यादा जल्दी डिहाइड्रेट होगा प्राइमरी से। तो ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में आप ये ऑर्डर याद रखोगे। ठीक है, ये पूछता है और पूछ सकता है। फिर उसके बाद मैंने वही रिएजेंट लिए हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया है, वाटर मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, कंसनट्रेटेड लिया है, डाइल्यूट नहीं है। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, इसको डिहाइड्रेट कराएगा और CH3 और ये आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन दे देगा, जो कि डिहाइड्रेशन है। एलुमिना भी वही काम करेगा, तो दोनों केस में आपको एल्कीन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैसे होता है और उसके कौन कौन से रिएजेंट हैं। ये सारे रिएजेंट डिहाइड्रेशन कराते हैं, तो आप इनको याद रखना। ये जैसे ही आपको दिखेंगे अल्कोहल के ही साथ जल्दी आपको दिखेंगे तो आप डिहाइड्रेशन कराओगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि एक जगह और हम लोग एल्कीन बनाते थे एल्काइल हैलाइड से, जैसे कि मान लो आपका RCH2Cl है, तो आप इसमें यदि अल्कोहलिक KOH यूज करते थे तो ये R, मतलब इसको मैं ऐसे लिखूं RCH2, ये होता था RCH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, RCH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे ये डिहाइड्रेशन नहीं था, यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे ये बीटा एलिमिनेशन था। ठीक है, यहाँ पे ये बीटा एलिमिनेशन था। ठीक है, इसी में आप यदि जब एक्वस KOH यूज करते थे, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि एक्वस KOH जो है वो क्या है कि पानी में आप KOH यानी कि बेस लिए हो तो वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा डिसोसिएट कर देगा। तो पानी में आपके पास ढेर सारे OH माइनस है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता था और RCH2CH2OH और यहाँ पे OH इसको रिप्लेस कर देता था। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलें, तो मैंने यहाँ पे लिया है बेंजीन के साथ K2Cr2O7H+, मतलब कि एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडिया। फेनॉल के साथ मैंने वही रिएजेंट लिया है और मैंने एक सवाल पूछा है कि यदि फेनॉल के बॉटल को काफ़ी देर तक हवा में मतलब एयर में छोड़ दें तो क्या होगा। ठीक, तो देखो बेंजीन क्या है, बेंजीन काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल है। बेंजीन काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल है, ना ये ऑक्सीडाइज होता है जल्दी, ना ये रिड्यूस होता है जल्दी। ठीक है, ना ही इस पर एडिशन रिएक्शन होता है। एडिशन रिएक्शन कौन देते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जो आपके अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स हैं। बेंजीन के पास भी डबल बॉन्ड है लेकिन वो बॉन्ड डिलोकलाइज है, इसलिए वो नहीं देता है। कौन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वगैरह ये नहीं देता है। तो बेंजीन आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, बल्कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ठीक है, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी नहीं दे सकता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच ही नहीं कर सकता। बेंजीन एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, नीचे भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, तो न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच ही नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि इसके बॉन्ड काफी डिलोकलाइज है। ठीक है, बॉन्ड फ्री ही नहीं है, वो अनसेचुरेटेड बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो बेंजीन के साथ क्या सीन है कि बेंजीन जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बेंजीन में यदि हम KMNO4 यूज करते हैं, बेंजीन में यदि हम लोग KMNO4 यूज करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ठीक है, और बेंजीन में यदि आप KMNO4 को अच्छा एसिडिक या बेसिक मीडिया दोनों में यूज कर सकते हो। अच्छे से मैंने इनऑर्गेनिक वाली प्लेलिस्ट में बताई थी कि KMNO4 एसिडिक और बेसिक दोनों मीडिया में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और K2Cr2O7 सिर्फ एसिडिक मीडिया में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह भी बताई थी कि KMNO4 एसिडिक में सबसे ज़्यादा, फिर बेसिक में, फिर उससे कम K2Cr2O7 एसिडिक में। ठीक, और K2Cr2O7 का बेसिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो आपका बेंजीन है ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है जल्दी। ठीक है, बल्कि हालांकि मैंने वहाँ पे एक ऑर्गेनिक वाले प्लेलिस्ट में कहीं पे मैंने ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिस लेक्चर में मैंने पढ़ाया है उसमें बेंजीन के ऑक्सीडेशन के साथ साथ मैंने ये भी बताया है कि ये V2O5 के साथ 500 डिग्री सेल्सियस पे एनहाइड्राइड बनाता है। ये आपका कहाँ दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है उसमें हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं आपको बताऊं तो बेंजीन इससे ऑक्सीडाइज नहीं होगा डाइक्रोमेट से। ठीक है, जबकि बेंजीन नहीं होगा, फेनॉल हो जाएगा। ठीक है, फेनॉल क्या कर रहा है, फेनॉल के लोन पेयर रिंग में जा रहे हैं और रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की वजह से रिंग रिएक्टिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे ही तो किसी चीज़ का अटैक होगा, पॉजिटिव किसी का। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक है, रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे यदि आप फेनॉल को यदि आप ऑक्सीडाइज कराओगे तो यहाँ पे आपका बेंजोक्विनोन बनता है। ठीक है, बेंजोक्विनोन बनता है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। और ये जो बेंजोक्विनोन होता है ये ब्लैक कलर का पीपीटी होता है, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक, और यदि आप फेनॉल के बॉटल को काफ़ी देर तक हवा में ऐसे खोल के छोड़ देते हो तो बॉटल के माउथ पे आपको ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट नजर आएंगे। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा, स्टेटमेंट वगैरह में पूछ लेगा, वो किस चीज़ का होता है, वो ब्लैक पीपीटी यही बेंजोक्विनोन का होता है। ठीक है, वो ब्लैक पीपीटी यही बेंजोक्विनोन का होता है ना। तो ये इतनी बातें हमको यहाँ से क्लियर हुई
कि बेंजीन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, हालांकि फिनॉल हो जाएगा, और फिनॉल को बॉटल के यदि आप छोड़ दोगे एयर में तो एयर से ऑक्सीडाइज होकर बेंजोक्विनोन बना लेगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलें तो मैंने ये रिएक्शंस लिए हुए हैं। ये कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो मैंने कहाँ से कलेक्ट किए थे, जब मैं देखो यार पढ़ा था तो उस समय सिलेबस में सब कुछ था, है ना। सरफेस केमिस्ट्री भी था, आपका हाइड्रोकार्बन भी था उस समय, और सरफेस केमिस्ट्री भी था, और हाइड्रोजन चैप्टर भी था, वहाँ से भी रिएक्शन है इसमें। तो देखो रिएक्शन वही है, मतलब हल्के फुल्के रिएजेंट के अंतर है, तो मैंने उसको समराइज किया था। यहाँ पे मैं कहूँगा आपसे कि आप सब याद करो, ठीक है। मैं आसानी से बता दे रहा हूँ, कंपैरेटिवली बता दे रहा हूँ। तो इसका प्रिपरेशन उसका रिएक्शन है, उसका रिएक्शन इसका प्रिपरेशन है, तो 10 जगह पे 10 रिएक्शन दिया हुआ है, तो उसी को एक जगह पे यदि करें, जैसे कि CO+H2 का निकेल के साथ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसी अलग चैप्टर में दिया है और बैकवर्ड डायरेक्शन में किसी अलग चैप्टर में दिया है, तो इसीलिए मैं इन सारे रिएक्शन को एक जगह पे करने जा रहा हूँ। तो जैसे कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ यदि रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट, तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड बनता है, HC+OH। ये क्या है आपका, ये एक एल्डिहाइड है, ये एक एल्डिहाइड है, ठीक है। और यदि CO+H2 निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है तो इससे बनता है CH4+H2O। इससे आपका क्या बन रहा है, हाइड्रोकार्बन। और इसी का रिवर्स रिएक्शन भी आपको दिया है, इसी का रिवर्स रिएक्शन भी आपको दिया है कि CH4 और H2O जब कंबाइन होते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट ये CO+H2 बनाते हैं। शायद ये हाइड्रोजन वाले चैप्टर में दिया है इसका रिवर्स में, ठीक है। CO+H2 कोबाल्ट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये हाइड्रोजन चैप्टर में लास्ट में दिया हुआ है एक जगह मिथेनॉल के प्रिपरेशन में। तो यहाँ पे कि CO+H2 कोबाल्ट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आपका क्या बनाते हैं, मिथेनॉल, ठीक है। ये क्या है आपका, ये एक अल्कोहल है। और ZnOCrO3 जिंक ऑक्साइड और CrO3 इनके प्रेजेंस में भी ये मिथेनॉल बनाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों केस में ये क्या बना रहे हैं, अल्कोहल। तो ये 4 रिएक्शन आपको एक जगह कर दिया मैंने। अच्छा, अब इस यहाँ पे मैंने CH4+O2 वाली रिएक्शन क्यों ली है, ये रिएक्शन आपका दिया कहाँ हुआ है, तो ये रिएक्शन हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करके एक टॉपिक है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करके एक टॉपिक है, वहां पे दिया हुआ है। देखो अब यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन वाला जब लेक्चर लिया है तो वहां पे मैंने समझाया है कि एल्केन ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, एल्केन में प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, टर्सरी वाले ऑक्सीडाइज होते हैं। KMnO4 के प्रेजेंस में कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है तो वो अल्कोहल बना लेगा। और मैंने क्या बताया कि एल्कीन ऑक्सीडाइज होता है कीटोन या एसिड में, एल्काइन भी ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, एसिड्स में। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ये आपका क्या है, ये आपका एल्केन है, इसको आप यदि ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हो तो ये कॉपर के प्रेजेंस में यदि आप इसको हीट करते हो तो ये आपका मिथेनॉल बनाता है, ठीक है, CH3OH जो कि अल्कोहल है। यदि आप इसको मैंगनीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करते हो Mn2O3 में तो ये आपका एल्डिहाइड बनाता है, HCHO। पहले में अल्कोहल, दूसरे में एल्डिहाइड, तीसरे में एसिड। यदि आप इसको मैंगनीज एसीटेट के साथ हीट करते हो तो ये एसिड बनाता है, HC+OOH, ठीक है। ये क्या बनाता है आपका, एसिड। तो पहले में अल्कोहल, दूसरे में एल्डिहाइड, तीसरे में एसिड, है ना। अब देखो ये क्या है कि ये आपको लग रहा होगा कि एल्केन CH4 ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, CH3OH यानी कि अल्कोहल में, लेकिन आप ये मत करना, NCERT साफ साफ लिखा है, जो लिखा है वही रखना कि प्राइमरी सेकेंडरी एल्केन ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, टर्सरी एल्केन ऑक्सीडाइज होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4 के प्रेजेंस में, और वो आपका ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है, ठीक। वो ऑक्सीडेशन वाली वीडियो देखो, उसमें मैंने ढेर सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कवर की हैं, ठीक है, ढेर सारी क्या, सारी करी हैं, ठीक है, सारी उसमें कवर्ड है। शायद आयोडो फॉर्म वाला छूट गया है, हेलो फॉर्म रिएक्शन जो कि एक ऑक्सीडेशन है एक तरीके का मिथाइल कीटोन्स का, वो वाला उसमें नहीं है। तो अगले साल अब जब करूंगा तो ऐसे हर साल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होता रहेगा। मैंने बाद में देखा तो वो रिएक्शन छूट रही थी वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैंने एक रिएक्शन ये लिया हुआ है जहाँ पे मैंने ओजोनोलिसिस ली है, और मैंने एक जगह KMnO4 और H+ मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है। तो मेरे को यहाँ पे क्या समझाना है कि ओजोनोलिसिस जो है वो माइल्ड ऑक्सीडेशन है, ओजोनोलिसिस भी ऑक्सीडेशन है, ये माइल्ड ऑक्सीडेशन है। तो इसकी जो हिम्मत है ये कहाँ तक लेके जाएगा, ये एल्डिहाइड तक ही रिएक्शन लेके जाएगा, ठीक, एल्डिहाइड या कीटोन या बोथ, है ना। और जो आपका ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है ये आपका एसिड तक लेके चला जाएगा, एसिड या कीटोन भी बना लेगा। कीटोन को तो अब देखो, अब मैंने ऑक्सीडेशन वाले में बहुत अच्छा समझाया कि कीटोन जनरली जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो यदि ये इस रिएजेंट से कीटोन बन जाता है प्रोडक्ट में आपके, तो वो इससे ऑक्सीडाइज नहीं होगा, आपको एल्डिहाइड, एसिड और कीटोन दोनों मिलेगा, ठीक है। कीटोन ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको विगरस कंडीशन देनी होती है, जैसे कि आप यही एसिडिक या बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट को हीट कर दो, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट कर दो, HNO3 को हीट कर दो, जोन्स रिएजेंट ले लो, तो ये सब मतलब कि विगरस कंडीशन है ऑक्सीडेशन के लिए। तो ओजोनोलिसिस जब आप कराओगे तो ये क्या होगा, ये आपका यहाँ से क्लीवेज होगा बॉन्ड का, यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, बॉन्ड तोड़ोगे आप, और आप क्या बनाओगे,
इस वाले कार्बन पे आप बना दोगे C डबल बॉन्ड OH यानी कि एल्डिहाइड, और यहाँ से ये CH3 है तो यहाँ पे आप लगा दोगे ऑक्सीजन, ये बन जाएगा कीटोन। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या क्या मिल जाएगा, तो एक कीटोन मिल जाएगा और एक एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, वही मैं बताऊँ कि या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा या तो दोनों। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर के केस में मैंने आपको बताया है पहले कि मान लो यदि C डबल बॉन्ड C, मान लो टर्मिनल पे ये डबल बॉन्ड नहीं है तो ये यहाँ से क्लीवेज होगा और रिस्पेक्टिव एसिड्स हमको मिलेंगे। लेकिन यदि टर्मिनल पे डबल बॉन्ड है तो एक कार्बन का एसिड नहीं बनेगा, ये ऑक्सीडाइज होकर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, CO2 बनाएगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कार्बन के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या बनाएगा, ये आपका ऐसा है कंपाउंड। ठीक है, बॉन्ड आपने यहाँ से तोड़ा है, तो अब यहाँ पे इस कार्बन के पास हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कीटोन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीटोन। तो ये मैंने यहाँ पे बताया क्योंकि ओजोनोलिसिस और KMnO4 में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें एल्डिहाइड बनाना है, किसमें कीटोन बनाना है। तो मैंने बता दिया कौन माइल्ड ऑक्सीडाइजर है, कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है। ठीक है, तो यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो पहला रिएक्शन लिया है वो साइनाइड के साथ मैंने लिया है SnCl2HCl, SnHCl। ये दोनों रिएक्शन आप पहले भी देखे होंगे। ठीक है, यदि आपने रिडक्शन वाली वीडियो देखी है तो ऑल रिडक्शन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर उसके बाद RMGX ईथर, मतलब कि ग्रिग्नाइट रिएजेंट के साथ इन द प्रेजेंट या वाटर। ठीक है, और एक रिएक्शन है साइनाइड का सीधे हाइड्रोलिसिस। तो ज़्यादातर रिएक्शन सब आपकी कवर हो चुके हैं, हाइड्रोलिसिस में ये रिएक्शन भी कवर हो चुकी है। ठीक है, तो साइनाइड के ढेर सारे रिएक्शन को अलग अलग वेराइटी से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो साइनाइड में यदि आप SnCl2HCl यूज करते हो तो आपका प्रोडक्ट बनता है, तो आपका यहाँ एल्डिहाइड बनता है, जैसे कि CH3 CH2 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड बनेगा और इसी को आप स्टेफेंस रिएक्शन बोलते हो। ठीक है, स्टेफेंस रिएक्शन बोलते हो। ठीक, ये एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में रिएक्शन दिया हुआ है। एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में आपको रोजेनमंड, इटार्ड, स्टेफेंस, गटरमन कोच और एक क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी, ये वाला रिएक्शन है। तो ये 4-5 रिएक्शन है जो आपको एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में पढ़ने होते हैं। अच्छा, ये जो आपका स्टेफेंस रिएक्शन है, ये आप जब NCERT में आप देखोगे, मैंने पहले डिस्कस किया अच्छे से कि स्टेफेंस रिएक्शन में इंटरमीडिएट इमीन बनता है। ठीक है, इमीन आपके पूरे सिलेबस में मुझे जहाँ तक लगता है एक ही जगह पे दिया है, और इमीन के हाइड्रोलिसिस से ये एल्डिहाइड आपका बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन में जब मैंने इमीन की हाइड्रोलिसिस पढ़ाई है तो वहाँ पर मैंने बताया कि इमीन के हाइड्रोलिसिस से एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, यदि आप SnHCl यूज करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ये एक तरीके से इसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये CH2 हो जाएगा और ये NH2 हो जाएगा रिड्यूस होके, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 NH2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एल्डिहाइड ना मिलके यहाँ पे आपको क्या मिल गया, प्राइमरी अमीन। ठीक है, और ये स्टेफेंस रिएक्शन नहीं है, दिस इज नॉट स्टेफेंस रिएक्शन। ठीक है, ये स्टेफेंस नहीं है, कंफ्यूज मत हुआ करो SnCl2HCl और SnHCl में। SnHCl और FeHCl बेसिकली आप रिडक्शन में वहाँ नाइट्रो के ग्रुप में पढ़ते हो कि यदि आपका पेज ही ऐड कर लेता हूँ कि यदि आपका नाइट्रो वाले ग्रुप में अमीन में आप पढ़ते हो कि यदि आपका बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर NO2 लगा है। ठीक है, बेंजीन के ऊपर NO2 लगा है तो इसको आप SnHCl, ठीक है, SnHCl या FeHCl से आप इसको रिड्यूस कर सकते हो और बेंजीन के ऊपर NH2 लगा सकते हो। ये रिएजेंट आप वहाँ भी पढ़ते हो। और NCERT की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो आप छोड़ते हो वो ये है कि आप FeHCl को वहाँ पे यूज कर सकते हो। आप वहाँ पे FeHCl को बेटर, मतलब इसमें से कौन सा मोर प्रिफरेबली यूज करें, SnHCl या FeHCl, तो आपका आंसर होगा FeHCl। क्यों? क्योंकि ये FeHCl जब ये FeCl3 बनता है तो FeCl2 बन के शायद इन situ क्लोरीन का जनरेशन करता है। ठीक है, एक बार वो स्टेटमेंट देख लेना, इसका रीजन क्या है। ठीक है, बाकी यहाँ से मैं आपको बताऊँ तो FeHCl को मोर प्रेफरेबली यूज करते हैं। जैसे कि आपने इसी के आगे यदि मैं देखूँ तो NH2, बेंजीन के ऊपर NH2 है। अब इसी से आप यदि इसका यदि आप डाई एजोटाइजेशन कराओगे किसके प्रेजेंस में, NaNO2। ठीक है, इसके प्रेजेंस में भी यदि आप इसका डाई एजोटाइजेशन कराओगे तो आपका डाइजोनियम साल्ट बनेगा, बेंजीन के ऊपर N2 प्लस Cl-। ठीक है, अब ये डाइजोनियम साल्ट से आप यदि कॉपर के साथ कॉपर HCl लेते हो या फिर Cu2Cl2 लेते हो तो ये कॉपर के साथ HCl से बेंजीन के ऊपर Cl लग जाएगा और इससे क्या होगा, बेंजीन के ऊपर इससे भी Cl लग जाएगा। लेकिन ये वाला जो है, ये वाला गटरमैन है और ये वाला सेंडमेयर है, और इसमें सेंडमेयर ज़्यादा अच्छा
ज़्यादा बेटर इल्ड देता है देन कंपेरेटिव टू गटरमैन। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्यों? और अच्छा, लेकिन हम लोग गटरमैन को लैब में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आपने सिंपली एक कॉपर का टुकड़ा डाला, छोटा सा कॉपर का वायर ही डाल दिया और HCl डाल दिया, आपका रिएक्शन हो गया। ये कॉपर का +1 हैलाइड होता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि इसमें कॉपर का +1 हैलाइड यूज करते हैं, तो कॉपर +1 सैंडमेयर में जो यूज करते हैं Cu2Cl2, ये महंगा रिएजेंट होता है, इसलिए इसको लैब में यूज नहीं करते हैं। तो ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से हो गई। इसके बाद मैंने साइनाइड के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिमिलर लुकिंग रिएक्शन में जो सेकंड पार्ट है उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया था कि जैसे RMgX है तो ये R- के फॉर्म में इसको देता है। ठीक है, तो इसको जहां भी पॉजिटिव चार्ज दिखेगा वहां पे जाके ये अटैक कर देगा। ठीक है, तो यदि ये है तो यहाँ से R- जाएगा। R- किसके ऊपर अटैक करेगा? इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि नाइट्रोजन इधर अपना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव इसने देखा, R- गया और कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया। तो यहाँ से क्या बना? CH3 CH2 C और R लगा लो, C डबल बॉन्ड N R। ठीक है, अब ये N है तो यहाँ पे Mg अपना MgBr यहाँ पे MgX आके ऐड हो गया। ठीक है, तो ये इसका एडक्ट बना, मतलब इंटरमीडिएट बना। फिर उसके बाद आपने जब इसमें वाटर ऐड किया, तो ये आपका कीटोन बन गया, CH3 CH2 CR डबल बॉन्ड O। ठीक, ये आपका कीटोन के प्रिपरेशन में हम लोग यूज करते हैं। कीटोन के प्रिपरेशन में याद करो, मैंने जब RMgX से पढ़ाया था तो उस समय इसमें अच्छे से बताया था कि कीटोन में जैसे कि एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करके हम नहीं बनाते हैं कीटोन, क्योंकि वो कीटोन को भी मतलब कि आगे फर्दर वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और वो टर्सरी अल्कोहल दे देता है। सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली वीडियो देखो। ठीक, फिर साइनाइड की एक तरीके से मैंने यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ली है। ठीक है, साइनाइड की हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा? ठीक, तो हाइड्रोलिसिस वाली वीडियो में साइनाइड की भी हाइड्रोलिसिस बताई मैंने। तो इसमें 2 स्टेप में, पहले साइनाइड की जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, हाइड्रोलिसिस में मैंने कहा था कि वाटर को H+ और OH- में तोड़ो, H+ को पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव जहां पे मिले वहां पे अटैक कर दो, और OH- को जहां पे पॉजिटिव दिखे वहां पे अटैक कर दो। ठीक, तो यहाँ से हम लोग जब साइनाइड के हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये एसिडिक या बेसिक दोनों मीडिया में होता है। तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस करने से हमें पहले अमाइड मिलता है। ठीक है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, ये आपका क्या है? अमाइड। ठीक है, ये आपका पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ। ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ। देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द पार्शियल हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ साइनाइड? दैट विल बी अमाइड। ठीक, अब इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा, जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा, जब इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो आपको क्या मिलेगा? एसिड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, आपको तब क्या मिलेगा? एसिड। ठीक है, तो ये सब चीजें स्टेटमेंट में यदि पूछ देगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे इतनी चीजें क्लियर किया। ठीक है, और उसके साथ साथ ये आपको कम्प्लीमेंट्री में कुछ रिएक्शंस और मिल गए। इसके बाद मैंने एक रिएक्शन लिया है। ये रिएक्शन कुछ चीज़ें समझाने के लिए लिया हूँ या फिर कुछ कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए लिया हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारे दिमाग में, मैंने भी जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि कीटोन जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ठीक है, कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको बहुत विगरस कंडीशन देनी होती है। ठीक है, जैसे कि आप एकदम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, HNO3 K2Cr2O7 KMnO4 और उसको हीट कर दो। ठीक है, एसिडिक और बेसिक मीडिया में लगा के, तो वो विगरस जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो कीटोन टूट के एसिड बनता है। ठीक है, कीटोन टूट के एसिड बनता है, और उसमें मैंने बहुत अच्छे से वहां पे रूल्स आपको बताए हैं कि कीटो ग्रुप छोटे वाले चेन के साथ रहना पसंद करेगा, तो आप कैसे 2 एसिड बनाओगे यदि अनसिमेट्रिकल कार्बन की चेन हो तो। ठीक है, अनसिमेट्रिकल कीटोन हो तो। ठीक, तो वो चीज़ें आपके एनसीईआरटी में है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ से मैं बताऊं कि जैसे कि ये आपका कीटोन हो गया। ठीक है, बेंजीन के ऊपर CuCH3, तो ये मैंने विगरस ऑक्सीडेशन में कर रहा हूँ। आप रिएजेंट तो देखो, विगरस आप रिएजेंट तो देखो, मैंने KMnO4 K2Cr2O7 जोन्स रिएजेंट, ये सारे मैंने विगरस कंडीशन लिए हैं, तब जाके ये कीटोन ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है? एसिड बन रहा है। ठीक, C डबल बॉन्ड O OH। ठीक, C डबल बॉन्ड O OH, और ये आपका एक कार्बन का CO2 बन जाएगा। CO2 एक कार्बन का टर्मिनल पे है तो वो CO2 बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे कि इसका जब कीटोइनॉल टॉटामेरिज्म होगा, जो कि आपके सब्जेक्ट में नहीं है, जो आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये समझाने के लिए बताया था कि ये ऑक्सीजन का बॉन्ड, ये जब इनॉल बनता है तो ऊपर OH लग जाएगा, या तो इधर या तो इधर, या तो राइट या तो लेफ्ट आपका डबल बॉन्ड बनेगा। तो इधर लेफ्ट साइड में तो बनने का कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि इधर ऑलरेडी कार्बन के पास बॉन्ड 4 के 4 हैं। ठीक है, तो ये इधर ही बनेगा, और जब इधर डबल बॉन्ड बनेगा तो इसी बॉन्ड का क्लीवेज होगा, और टर्मिनल डबल बॉन्ड जब क्लीवेज हम करते हैं KMnO4 से या किसी भी ऑक्सीडाइजर से, तो वो CO2 देता है। ये मैं बार बार बता चुका हूँ। ठीक, तो यहाँ से CO2 बन गया। ठीक, लेकिन मैं यहाँ पे ये रिएक्शन इसके
आयोडो फॉर्म हेलो फॉर्म वाले के साथ क्यों लिया हूँ कि देखो हेलो फॉर्म क्या है, हेलो फॉर्म में ये आपका हेलो फॉर्म है, हेलो फॉर्म में क्या लेते हैं आप, मिथाइल कीटोन लेते हो, हेलो फॉर्म में आप मिथाइल कीटोन लेते हो, तो ये आपका मिथाइल कीटोन तो है ही, ये आपका मिथाइल कीटोन तो है ही, तो ये आसानी से देखो इतना मतलब आपके दिमाग में रहता है कि विग्रस ऑक्सीडेशन करते हैं कीटोन का, लेकिन देखो हेलो फॉर्म में आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, जो कि देखने में आपको विग्रस नहीं लग सकता है रिएजेंट, लेकिन ये रिएजेंट इसको आराम से ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देता है, ठीक, आराम से ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देता है। प्लस इसके साथ हेलो फॉर्म रिएक्शन में आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि आयोडो फॉर्म बनता है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका आयोडीन का CH3 क्या हो गया, आयोडो फॉर्म, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये रिएक्शन यहाँ पे रखी थी, ठीक, कि आपको ये क्लियर हो जाए कि विग्रस ऑक्सीडेशन तो कीटोन का कराते हैं, लेकिन ये जो आयोडो फॉर्म वाला जो ऑक्सीडेशन है जहाँ पे हम लोग मिथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं, यदि मिथिल कीटोन है तो वो आराम से ऑक्सीडाइज हम लोग करा लेते हैं, किससे, आयोडो फॉर्म से या हेलो फॉर्म रिएक्शन से। अच्छा, हेलो फॉर्म रिएक्शन की एक खासियत है कि वो डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, ठीक है। मैंने ये चीज़ क्यों यहाँ पे रखी, एक सेकेंड, मैंने ये चीज़ यहाँ पे क्यों रखी, अब यहाँ पे देखो आपको अलग अलग रिएजेंट की वो पता चलेंगे। अब जैसे आपका यही था, जैसे मान लो आप ये ले लो कि आपके पास मान लो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, यदि आपका ये रहेगा तो ये क्या है अपने पास, ये अपने पास मिथाइल कीटोन है, ये अपने पास मेथिल कीटोन है, मिथाइल कीटोन को ये आराम से ऑक्सीडाइज कर देगा, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, OH प्लस CH3, ये आपका आयोडो फॉर्म बन जाएगा। तो ये जो आपका रिएक्शन है ये क्या है कि कितनी आसानी से इसने कीटोन जैसे ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर दिया, लेकिन इसने डबल बॉन्ड को नहीं ऑक्सीडाइज किया, ठीक है, जबकि देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर कभी डबल बॉन्ड को नहीं छोड़ता है, KMnO4 लो तुरंत बीच में से डबल बॉन्ड को क्लिप कराएगा। अच्छा, ऐसे ही आपको एक दो रिएक्शन और पढ़ने हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा अच्छे से, कि जैसे आपका जोन्स रिएजेंट है, इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई वो, है ना, लेकिन वो देखो डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता है। तो ये रिएजेंट्स की स्पेशलिटी है, ठीक है, इतने स्ट्रॉन्ग है कि कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप को वो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, लेकिन सिंपल जैसे डबल बॉन्ड को नहीं ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा एक और रिएजेंट है, 3 है अपने पास, जो कि डबल बॉन्ड को नहीं अफेक्ट करते हैं बल्कि अच्छे ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, है ना। तो वो अभी मैं अगले वीडियो में या फिर अगले वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली वो तीनों रिएक्शन आ जाएंगे आपके पास। अब इसके बाद हम चले अगले पेज पे। तो देखो यहीं पे ये वाला रिएक्शन आ गया, देखो यहाँ पे मैंने जो चीज़ स्पेसिफाई की है वो साथ साथ आपके क्लियर भी हो जाएगी। तो वही देखो जो अभी मैं इतनी देर से समझा रहा था उसी को मैंने रिएक्शन के फॉर्म में यहाँ पे लिया हुआ है कि KMnO4 को यदि आप एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में लेते हो तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, ये OH को एसिड में कन्वर्ट करेगा और डबल बॉन्ड को भी क्लीव कर देगा। तो बनेगा क्या, और डबल बॉन्ड को जब यहाँ से क्लीवेज करेगा तो इधर एसिड ही बनाएगा, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, RCH2 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या बन गया आपका एसिड, कितने से, इतने वाले से। और ये ग्रीन वाले पोर्शन से क्या बनेगा, यहाँ पे तो इस वाले कार्बन पे तो एसिड ही बनाएगा, तो बनाएगा क्या, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसके बाद CH2 और ये OH को भी ये ऑक्सीडाइज कर देगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये देखो ये जो है आपका KMnO4 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये डबल बॉन्ड को भी खा गया और OH को भी ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद यही मैं यहाँ पे जोन्स रिएजेंट स्पेशली इसीलिए लिया था कि जोन्स रिएजेंट डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ OH को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। जोन्स रिएजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही, वीक रहता तो OH को, अल्कोहल को एल्डिहाइड तक लेके जाता, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, ये अल्कोहल को एसिड तक लेके जाएगा लेकिन डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा। तो RCH2 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो यहाँ पे इसने एसिड बना दिया लेकिन इसने डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं किया। तो ये आज मेरे को बताना था। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मैंने देखो क्या लिया है, सोडियम के साथ अल्कोहल, फिनॉल और एसिड का रिएक्शन, NaOH के साथ और NaHCO3 के साथ। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, ये आपको कई जगह दिखा होगा मतलब टेस्ट वगैरह में, ठीक है। लेकिन आपसे यदि ये नोटिस में नहीं होगा तो ये दिक्कत कर देता है, क्योंकि यदि ये अल्कोहल, फिनॉल और एसिड के साथ इसका यदि स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे दे तो फिर ये कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है कि देखो सबसे पहले तो अल्कोहल एसिड से रिएक्ट करेगा, मेटल से रिएक्ट करेगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने मेटल लिया है, अल्कोहल क्या है, एसिड। अब आप 10th में ये रिएक्शन पढ़ते हो कि एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, रिएक्शन के फॉर्म में लिखी हुई है। पहले भी डिस्कस किया हूँ लेकिन यहाँ पे इसको कंडेंस इसलिए किया हूँ क्योंकि यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट भी मैंने लिया है। तो अल्कोहल को यदि आप मेटल से रिएक्ट कराओगे या फिनॉल को आप मेटल से रिएक्ट कराओगे तो ये दोनों क्या है, एसिड है, ठीक है।
ये दोनों क्या है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी एसिड है, ठीक है। तो ये लोग मेटल से रिएक्ट करके आपका क्या दे देंगे, साल्ट प्लस हाइड्रोजन, साल्ट प्लस हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं देखूं तो अल्कोहल आपका सोडियम से रिएक्ट करके वही RONA, ठीक है, मतलब साल्ट दे देगा प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। फेनॉल के साथ भी क्या होगा, यही मेटल के साथ फेनॉक्साइड आयन बनेगा, फिर वो मेटल के साथ कंबाइन हो जाएगा तो सोडियम फेनॉक्साइड बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी। एसिड भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है तो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, और एक सेकेंड RCOO -Na+, ठीक है, ये भी साल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन लिबरेट कर देगा। तो यहाँ पे आपको ये जानना है कि तीनों एसिड हैं तो एसिड हमेशा, सारे के सारे एसिड हमेशा हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे, साल्ट बनाएंगे, हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे। उसके बाद मैंने बेस लिया है, तो अब देखो, अब यहां से कहानी शुरू होती है। ये देखो पेज, हाँ देखो, बात यह है कि अल्कोहल, फेनॉल, एसिड, ठीक है, ये तीनों मेटल के साथ रिएक्ट तो करेंगे, ये तीनों मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे और साल्ट और हाइड्रोजन देंगे, ठीक, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये तीनों अब एसिड हैं, तीनों एसिड हैं तो ये क्या है, ये बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तीनों एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। अब इसमें आपको ये भी पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, बाकी ये दोनों वीक एसिड है, लेकिन तीनों एसिड है इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे और आपका बेस के साथ वही साल्ट देंगे, ठीक है, एसिड प्लस बेस, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट के साथ यहाँ पे वाटर आएगा, ठीक। अब यहाँ पे गेम ये है कि जब इसको आप NaHCO3 से रिएक्ट कराते हो तो ये दोनों देखो वीक एसिड हैं, ये दोनों क्या है, वीक एसिड हैं, तो ये वीक एसिड है तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे NaHCO3 से, जबकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये NaHCO3 से रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट में आपको क्या मिल जाएगा, साल्ट। अब एसिड है और ये वीक बेस है, ये क्या है आपका एक तरीके से वीक बेस है, तो ये जबकि देखो ये वीक एसिड से, मतलब अल्कोहल फिनॉल वीक एसिड थे तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर गए, ठीक है, लेकिन अल्कोहल फिनॉल वीक एसिड है और ये वीक बेस के साथ तब रिएक्ट नहीं करेंगे और यहाँ पे साल्ट प्लस आपका एसिड के साथ साल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा, साल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा, इसके साथ अब NaHCO3 है तो कार्बोनेट है तो वो CO2 के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा, ठीक। तो यही कहानी है। अब देखो यहाँ पे बेस है तो तीनों के तीनों आपके रिएक्ट कर जाएंगे, तीनों के तीनों, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो तीनों के तीनों रिएक्ट कर जाएंगे, वीक एसिड अल्कोहल भी रिएक्ट कर जाएगा और RO यही आपका यही प्रोडक्ट मिल जाएगा प्लस वाटर मिल जाएगा, ठीक। फेनॉल भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा और सोडियम फेनॉक्साइड मिल जाएगा प्लस वाटर मिल जाएगा, यहाँ पे वाटर मिलेगा, ऊपर हाइड्रोजन था मेटल के साथ, ये क्या हो जाएगा RCOO -Na+ प्लस आपका वाटर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब ये NaHCO3 वाला जो है इसमें क्या है कि ये दोनों वीक हैं, ठीक है, ये दोनों वीक एसिड हैं और ये NaHCO3 क्या है, वीक बेस है, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, जबकि एसिड सिर्फ एसिड NaHCO3 से रिएक्ट करेगा और ये RCOO -Na+, इसके साथ वाटर प्लस कार्बोनेट है तो वहां पे आपको CO2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को यही NaHCO3 वाली रिएक्शन जो कंफ्यूज करती है कि वो किसके साथ रिएक्ट करेगी, किसके साथ नहीं करेगी, तो वो अल्कोहल्स के साथ नहीं करेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है। इसके बाद मैंने एक रिएक्शन लिया है जहां पे आपको बाई प्रोडक्ट याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एसिड है, एसिड का मैंने PCl5 और PCl3 से रिएक्शन कराया तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये रिएक्शन आप एल्काइल हैलाइड में भी पढ़ चुके हो, हेलो एल्केन हेलो एरेन वाला जो चैप्टर है उसमें भी आप ये रिएक्शन पढ़ चुके हो कि PCl5 और PCl3 क्या है कि वहां पे अल्कोहल में जब आप PCl5 ऐड करते थे तो वो ROH अल्कोहल में से, जब आप अल्कोहल में PCl5 या PCl3 ऐड करते थे तो ये OH को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा और यहाँ पे RCl लग जाता था, ठीक। तो वहां भी और यहाँ भी दोनों केस में, अब मैं यहाँ पे बताऊं तो दोनों केस में जैसे कि अब यहाँ पे एसिड है तो यहाँ पे भी ये RCOCl लगा देगा और इस केस में भी RCOCl लगा देगा, दोनों केस में क्या ये एसाइल क्लोराइड बन गया, ठीक है। लेकिन आपको इसमें दिक्कत क्या है, मतलब जो चीज आप छोड़ देते हो, आप ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तो याद रखते हो लेकिन इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपसे इसमें पूछ लेता है कि PCl5 है तो उसके साथ आपको POCl3 मिलता है और PCl3 है तो आपको यहाँ पे H3PO3 मिलता है, ठीक है। ये दोनों आपको बाई प्रोडक्ट याद रखने हैं। ऐसे ही एक बाई प्रोडक्ट आपको वहां पे याद रखना होता है, एक बाई प्रोडक्ट आपको वहां पे याद रखना होता है जब आप फेनॉल का प्रिपरेशन करते हो क्यूमीन से, ठीक है। जैसे कि आपका ये हो गया क्यूमीन का ही स्ट्रक्चर होता है ना। अब मैंने क्या याद किया था कि क्यूमीन में हवा पानी मिलाओ O2H2O, ठीक है। तो बीच में एक एडक्ट बनता है, उसके बाद ये मतलब ऑक्सीजन मिलाने से ये क्यूमीन पेरोक्साइड बनता है, शायद एक बार देख लेना वो रिएक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एडक्ट बनता है पेरोक्साइड टाइप का, फिर उसमें जब आप वाटर यही ऐड करते हो तो मैंने डायरेक्ट याद किया था क्यूमीन में हवा पानी मिलाओ तो ये आपका क्या दे देता है, फेनॉल, ये आपका फेनॉल दे देता है, प्लस इसके साथ आपको क्या मिलता था, एसीटोन,
ठीक है, तो ये बाई प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछ लेता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको बाई प्रोडक्ट याद करने होते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखो एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। अच्छा, यही रिएक्शन आप जब वहाँ एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में देखोगे तो यही ROH में यदि आप PCl5 यूज किए होगे तो ये RCl के साथ आपको POCl3 मिला होगा। ठीक है, और यदि आप PCl3 यूज किए होगे तो आपको इसके साथ H3PO3 मिला होगा। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 6 3 यानी +3, यानी देखो PCl3 में फास्फोरस +3 से +3 में ही रहेगा, और PCl5 में यहाँ +5 है, तो यहाँ पे फास्फोरस का कितना हो गया, +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। इसके बाद एक रिएक्शन मैंने यहाँ पे ये ली है, ये वाली रिएक्शन। ये रिएक्शन आप पहले भी देख चुके हो। ठीक है, मेरे को ये वाली रिएक्शन बतानी थी, इसलिए ये वाली रिएक्शन मैंने ली है कि एसिड में यदि आप अमोनिया मिलाते हो तो ये OH आपका सब्सटीट्यूट हो जाएगा इससे अमीन ग्रुप से, तो ये बन जाएगा RCONH2। ये क्या बन गया आपका, अमाइड। ये आप रिएक्शन देख चुके हो पहले भी। अब ये रिएक्शन मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि ये वाला जो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें दोनों पोजीशन पे आप इसको बना सकते हो क्या, C डबल बॉन्ड ONH2 और C डबल बॉन्ड ONH2। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन में मेरे से क्या था कि ये ऑप्शन में था और मैंने टिक कर दिया, जबकि यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं रुकती है और इसके आगे ये कंबाइन हो जाता है और ये थैलीमाइड बनाता है भाई आपका C डबल बॉन्ड ONH। ठीक है, C डबल बॉन्ड ONH। ठीक है, तो ये आपका थैलीमाइड है। और यहां पे आके एक्चुअली मेरे को क्या दिया था क्वेश्चन में कि अमोनिया के साथ इसको हीट भी किया था। ठीक है, तो आप मेरे को फाइनल प्रोडक्ट ये थैलीमाइड बनाना था, लेकिन ये थैलीमाइड तब बनता है जब आप इसको हीट करो तब। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने के बाद ही यहाँ पे थैलीमाइड बनता है। तो ये रिएक्शन मेरे को यहाँ पे बतानी थी। अब इसके बाद मैंने कुछ रिएक्शंस लिए हुए हैं, जैसे कि ये मतलब कि ऐसे रैंडम रिएक्शंस हैं जिससे जो कि बार बार एग्जाम में आते रहते हैं और कंफ्यूज करते रहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, ये NCERT का ही है शायद। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है कि ये कंपाउंड है आपका, मतलब जो भी है मॉलिक्यूल है, इसको मैंने HCl से रिएक्ट कराया है। तो इसमें मैंने देखो OH लिया है और CH2OH दोनों लिया है। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे CH2OH है, ठीक है, और यहाँ पे OH है, तो देखो होगा क्या कि ये जो क्लोरीन है ये इसको OH को यहाँ से तो सब्सटीट्यूट कर लेगा। ठीक है, यहाँ से सब्सटीट्यूट कर लेगा और यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा, लेकिन ये क्लोरीन इस OH को सब्सटीट्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं कई बार आपको ये बताया हूँ, कई बार मैंने आपको बताया है कि एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन देते हैं, लेकिन एराइल हैलाइड आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन नहीं देते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ना उतना आसान नहीं होता है। ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ना उतना आसान नहीं होता है। इसे 4 रीजन दिए हुए हैं NCERT में, जो कि आपको वर्ड टू वर्ड याद होने चाहिए, जो कि स्टेटमेंट और असर्शन रीजन में पूछ सकता है। एक रीजन दिया हुआ है कि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जाता है। ठीक है, आपको तो ये पता है ना कि sp में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो देखें तो sp में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, फिर क्योंकि परसेंटेज S ज्यादा है, परसेंटेज S यदि ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फिर उससे कम sp2 में, उससे कम sp3 में। ठीक है, तो ये इसके पास क्या है कि ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को मतलब ये बॉन्ड को ज्यादा अच्छे से बनाएगा। इसके बाद इसने और क्या दिया है कि बेंजीन के इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्लोरीन डिलोकलाइजेशन में है, तो इस बॉन्ड के पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसके बाद इसने क्या दिया है कि जब यदि क्लोरीन आप निकालोगे तो ये फेनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि बहुत अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है ना, बहुत अनस्टेबल कैटाइन है फेनाइल कैटाइन, तो ये बनना नहीं चाहेगा, तो ये बॉन्ड टूटना नहीं चाहेगा। इसके बाद एक रीजन उसने और दिया है एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में, वहां पे आप जाके देखना। इसके बाद उसने ये भी बताया है कि एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं, जबकि वो प्रेफर करते हैं कि रिंग पे, जैसे मान लो यहाँ पे क्लोरीन लगा है, तो रिंग के इन पोजीशंस पे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ये वाला OH रिप्लेस नहीं होगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट यही रहेगा। एक ये वाला OH Cl से रिप्लेस नहीं होगा, जबकि यहाँ पे CH2Cl लग जाएगा। उसके बाद मान लो मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, इसमें मैंने HI ऐड किया है, तो HI ऐड करोगे तो जैसे कि डबल बॉन्ड पे ये हेलोजन का एडिशन कैसे होगा, मतलब I- का एडिशन कैसे होगा, तो ये तो आप पढ़े हो, मार्कोनी का रूल यहीं पे आपको मैं बता देता हूँ। देखो एडिशन रिएक्शन कौन देते हैं, तो डबल बॉन्ड देता है, ट्रिपल बॉन्ड देता है। अब एल्कीन में जितने भी रिएक्शन है, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, उसके अलावा ये सारे रिएक्शन जो है ना सब मतलब कि भाई आपके एडिशन रिएक्शंस हैं। क्योंकि डबल बॉन्ड पे आप एडिशन करा सकते हो, ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस हैं, है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड है,
तो उस क्लाउड पे इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच कर सकता है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन आपका कहाँ दिया हुआ है, तो वो उसमें शायद खरास इफेक्ट जो होता है एंटी मार्कऑफ रूल में, वो फ्री रेडिकल से जाता है। इसका मैकेनिज्म मैंने एक बार आपको बताया था काफी आसानी से कि ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये सॉल्यूशन में H+ और I- के फॉर्म में होगा। डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास जाएंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये CH3 है तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो, ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज यहीं पे आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहीं पे आएगा क्योंकि यहाँ पे ये एक तरीके से टर्सरी कार्बोकेटायन बना रहा है। और आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी यहाँ से पता है कि टर्सरी कार्बोकेटायन, एक सेकंड, टर्सरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से, उससे ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी, उससे कम स्टेबल है प्राइमरी, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो जैसे कि बेंजाइल कार्बोकेटायन जो है, बेंजाइल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल टर्सरी है, टर्सरी से कम बेंजाइल है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है। तो थोड़े बहुत आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा तो ये यहीं पे लगेगा और इसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 वो यहीं पे आपका क्या I- से I लग जाएगा। अब यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज दिखा तो ये I- इस पे आके अटैक कर देगा, ठीक है, I- इस पे आके अटैक कर देगा पॉजिटिव चार्ज पे। इसके बाद मैंने ये वाली रिएक्शन ली है जहां पे मैंने एक तरीके के साइक्लोएल्कीन है, ये साइक्लोएल्कीन, इसको मैंने ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो ब्रोमीन लाइट या हीट के प्रेजेंस में आपका एलाइलिक हेलोजिनेशन करता है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब इसमें एलाइल पोजीशन कौन सा है, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन जो होता है वो एलाइल पोजीशन होता है, ठीक है। तो इस कार्बन पे आपका ब्रोमीन ऐड हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है। अब यही रिएक्शन यदि ओपन चेन में आपको लिखा है तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, तो यहाँ पे एलाइल पोजीशन, एलाइल कार्बन कौन सा है, ये वाला है, तो यहाँ पे आके ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारे रिएक्शंस थे, मतलब कि एक तरीके के रिएक्शंस थे जो इधर उधर थे। तो आज वाला ये जो वीडियो है ये लास्ट है। इसके बाद यदि मेरे को और भी रिएक्शन मिले तो मैं करा दूंगा एक आध वीडियो में, ठीक है। अभी मैंने यहीं तक प्रिपेयर किया था सारा चीज़, तो ये लास्ट वीडियो है। और इसके बाद अब आपको मतलब कि यही सब छोटी छोटी चीज़ें देखो, थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ो, है ना, बहुत कैलकुलेटिव चीज़ें मत पढ़ो। और अपनी क्या प्लानिंग होनी चाहिए इस समय वो वीडियो मैं आपको बता दे रहा हूँ, चैनल पे अपलोडेड है, देख लो। उसके अलावा आप ये जरूर देख लेना कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपके पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। मैंने अपने लास्ट वाले अटेम्प्ट में जिस बार मैं सेलेक्ट हुआ उस बार मैंने क्या क्या किया था लास्ट में, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताया है। तो देख लेना कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। और एक वीडियो और बाद में आएगी जिसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि एग्जाम से एक दिन पहले आपको क्या करना है, ठीक है, 4 मई को आपको क्या करना है। तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, पढ़ाई है, ठीक है, पढ़ाई है, मोटिवेशन तो मैं ज़्यादा मोटिवेट करता नहीं हूँ, पढ़ाई है, स्ट्रेटजी है, ठीक है, मोटिवेशन वाली भी चीज़ें बताऊंगा आपको, ठीक है, कि मतलब कैसे चीज़ों को हैंडल करना है अपने प्रिपरेटरी फेज में। तो वो सारी चीज़ें अपनी 25 से कंटिन्यू करेंगे अच्छे से चैनल पे, ठीक है। तब तक अच्छे से पढ़ते रहो और इसी बार सेलेक्ट हो जाओ, अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। और ऐसे ही चीज़ों को पढ़ते रहो, कंडेंस करते रहो, अपने भी तरीके डेवलप करो पढ़ने के नए, है ना, चीज़ों को पढ़ो, समराइज करो और याद करते रहो, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं, थैंक यू।